मुझे पता है दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि यूट्यूब ने मेरा एडसेंस अकाउंट बंद कर दिया है। खैर कोई ना, अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स देख रखे हैं तो आप टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करके न्यू पार्ट्स देख सकते हो। यह सब एक वीआईपी डिलीवरी रूम से शुरू होता है, जहाँ एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है और मज़े से एक मैगजीन पलट रही होती है। लेकिन जल्द ही उसका सब्र जवाब दे जाता है और वह नर्सों पर चिल्ला उठती है, इस बच्चे को अभी बाहर निकालो। वो अब भी मैगजीन पढ़ते हुए गुस्से से चिल्ला रही होती है। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है और एक स्टाफ मेंबर दौड़ते हुए दादाजी को बधाई देने आता है। इसके बाद सभी लोग मिस्टर लू को बधाई देने लगते हैं, जो विनम्रता से सभी का धन्यवाद करते हैं। फिर वह एक नौकरानी से पूछते हैं, शी क्वीन कहाँ है? नौकरानी जवाब देती है, यंग मास्टर को पृथ्वी पर कुछ जरूरी काम था। यह सुनकर बच्चे के दादा अपने ही बेटे की गैर मौजूदगी पर गुस्से से आगा बबूला हो जाते हैं और उसे पूरी तरह नाकारा कह देते हैं। उसी वक्त डिलीवरी रूम के अंदर से एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। स्थिति को लेकर चिंतित मिस्टर लू फौरन खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, अंदर आखिर चल क्या रहा है? उधर कमरे के अंदर माँ के चेहरे पर एक तेज रोशनी चमक रही होती है, जिसे देखकर वह सन्न रह जाती है। जब दादाजी और उनके लोग कमरे में घुसते हैं तो वहां का दृश्य देखकर एकदम जड़ हो जाते हैं। वो रोशनी उस नवजात शिशु से निकल रही होती है, जो पीली बिजली से घिरा हुआ होता है, और ऐसा लगता है मानो वह उसमें मग्न है। बच्चा सोचता है, किसने सोचा होगा कि एक आम इंसान इस खानदान में पुनर्जन्म लेकर आएगा और ऊपर से दिव्य चेतना भी जागृत करेगा। उसी पल एक सिस्टम स्क्रीन सामने प्रकट होती है, जो बताती है बिजली तत्वीय दिव्य चेतना सक्रिय हो गई है। शक्ति स्तर सागर स्तर। दादाजी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उनका पोता उसी शक्ति के साथ जन्मा है जिसे वे खुद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पा सके। अपनी छड़ी गिराते हुए दादाजी जोर से चिल्लाते हैं, ये तो जन्मजात दिव्य चेतना है, वो भी बेजोड़। वो खुशी से अपने पोते को उठाते हैं और ऐलान करते हैं, लूवंश ने आखिरकार एक युगों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस पाया है। लेकिन वही वो बच्चा जो असल में हमारा नायक है, मन ही मन सोचता है, अब मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इस पूरे वंश से सब कुछ छीन लूंगा और अपने उस घटिया बाप को कभी भी पुनर्जन्म लेने नहीं दूंगा। इधर नौकरानियां आपस में बातें करती हैं। यंग मास्टर तो पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें तो रोना तक नहीं आया। ये किसी महान भाग्य का संकेत है। बुजुर्ग दादा वादा करते हैं कि इस बच्चे की परवरिश के लिए कबीले की सारी ताकत झोंक दी जाएगी। नवजात शिशु यानी हमारा हीरो सोचता है, वो घटिया आदमी जिसने मुझे मार डाला था, उसके बाद के ये 6 महीने जैसे सपना लगते हैं। जन्म के 1 महीने बाद उसकी माँ एक खास टॉनिक पीती है, जो एक नौकरानी ने उसे दिया था। जैसे ही वो टॉनिक पीती है, उसके पूरे शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगती है। उसी दौरान हमारे नायक को तेज विकास एक्सेलरेटेड ग्रोथ की एक विशेष क्षमता प्राप्त होती है और वह सिर्फ भ्रूण होते हुए भी डी स्तर लेवल डी तक पहुंच जाता है। वह सोचता है कि आम लोग कभी कबीले की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो पहले ही उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। पर फिर भी वह हैरान होता है, आखिर ये क्षमता है क्या? इतनी तेजी से विकास की कोई रिकॉर्ड में तो जानकारी नहीं है। 2 महीने बाद उसे एक और संकट का सामना करना पड़ा, मां के मूल भ्रूण द्वारा उसे पूरी तरह अवशोषित कर लिए जाने का। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उसे एक इनाम मिला। अपनी तेज विकास क्षमता का उपयोग करते हुए उसने मूल भ्रूण को निगल लिया और उसकी जन्मजात बिजली तत्वीय दिव्य चेतना इनेट लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस को हासिल कर लिया। अब वह बेहद उत्साहित है, क्योंकि बिजली तत्वीय चेतना सबसे दुर्लभ तत्वीय शक्तियों में से एक है। नायक ने मन ही मन ठान लिया है, इस परिवार के सबसे बेहतरीन संसाधनों का इस्तेमाल करके मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा और भी ज्यादा। 3 महीने बाद उसकी बिजली तत्वीय दिव्य चेतना पहले ही मध्य स्तर इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अब सीन कटता है उसकी मां के कमरे में, जहां फर्श पर महिलाओं की हाई हील्स और अंडरवियर बिखरे पड़े हैं। बिस्तर पर कुछ पैरों के जोड़े उलझे हुए हैं और माहौल कुछ ज्यादा ही अंतरंग हो चला है। वहीं हम देखते हैं उसकी मां एक सुनहरे बालों वाले पुरुष के साथ बिस्तर में है, जबकि उसका बेटा अब भी उसकी कोख में पल रहा होता है। वो पुरुष पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? महिला बेफिक्री से जवाब देती है, मेरी शादी तो बस एक राजनीतिक सौदा है। उस दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा इन सब बातों को साफ साफ सुन रहा होता है। वो आदमी सवाल करता है, कहीं ये बच्चा मेरा तो नहीं है? लेकिन महिला उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बस और ज्यादा चाहती है। हमारा एमसी यानी मुख्य किरदार गुस्से में सोचता है, ये सारा हंगामा मेरी ऊर्जा अवशोषण की दर को बुरी तरह बिगाड़ रहा है। इसीलिए नायक एक ही बार में बहुत सारी ऊर्जा छोड़ देता है,
जिससे उसकी माँ तड़पकर शिकायत करती है। ऐसा लगा जैसे अंदर से जल गई। 6 महीने की उम्र में ही उसकी शक्ति पीक डी लेवल तक पहुंच जाती है और वह अपनी माँ की शारीरिक प्रकृति को समझ लेता है। एक सुंदर और शांत चेहरा उसकी माँ के पेट की ओर देख रहा होता है। वो आदमी सोचता है, आखिर ये हरामी बच्चा पैदा कब होगा। गर्भ के अंदर नायक अपनी आंखें खोलता है और अपने पिता की तरफ नफरत से भरी नजरों से घूरता है। वह उसकी शक्ल देखता है और सोचता है, गंदा कुत्ता। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहां पिछले जीवन का युवा नायक भयंकर राक्षसों के बारे में चेतावनी सुना रहा होता है। एक घायल साथी कहता है, लू भाई, यहां से भाग जाओ। लेकिन नायक बस खड़ा होकर उसे देखता रहता है और उसका दोस्त एक भयानक राक्षस द्वारा निगल लिया जाता है। तभी एक दुष्ट मुस्कान के साथ वही गद्दार व्यक्ति अपने आदमियों को हुक्म देता है, इस राक्षस को खिला दो ताकि इसकी आत्मा की कोर बन सके। वो आदमी तिरस्कार से मुस्कुराता है और अपने पुराने साथी के पतन को मजे से देखता है। उसी वक्त एक विशाल नुकीली शाखा नायक की ओर आती है और उसे बेदर्दी से भेद देती है। उसे हवा में लटका देती है। छाती में गहरा घाव देखकर नायक हैरान रह जाता है। उसने मुझे धोखा दिया। वो गद्दार जोर जोर से हंसता है और कहता है, यही होता है जब कोई अपने आप को ज्यादा समझने लगता है। जैसे ही नायक गिरता है वो उस आदमी पर चिल्लाता है, तूने मुझे सिर्फ राक्षसों को खिलाने के लिए धोखा दिया। मरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चिंता होती है, मेरी छोटी बहनों का क्या होगा। वो याद करता है जब उसने एक बहन से वादा किया था, मैं जल्द लौटूंगा। इसके बाद उसका अतीत दिखाया जाता है जहां वह हथियार उठाकर मिशन पर जा रहा होता है और 3 छोटी बहनें दरवाजे पर उसे जाते हुए देखती हैं। खिड़की से चांद की ओर देखती हुई वो बहनें सोचती हैं, भैया कब लौटेंगे। फिर सीन लौटता है वर्तमान में, जहां गर्भ में पल रहा बच्चा क्रोध से भर चुका है और कसम खाता है, मैं उस गद्दार से अपनी बहनों को अलग करने का बदला लूंगा। अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए वो बच्चा गर्भ के अंदर से ही एक मुक्का मारने की तैयारी करता है और अगले ही पल जोरदार मुक्का उसके पिता के चेहरे पर लगता है। वो आदमी हैरानी से उड़कर दूर गिर पड़ता है और माँ हक्का बक्का रह जाती है। ये बच्चा अभी से उत्पात मचा रहा है। गिरा हुआ व्यक्ति दर्द से तड़पता है, समझ नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। उधर दादाजी नर्स को आदेश देते हैं, देखो अंदर क्या चल रहा है। स्टाफ सदस्य बताती है कि युवा स्वामी की प्रतिभा असाधारण है, इसीलिए उसका विकास भी बहुत तेज हो रहा है। फिर वह चौंकते हुए कहती है कि बच्चा अब जन्म लेने ही वाला है और उसकी मां प्रसव पीड़ा में जा रही है। लड़का सोचता है कि पुनर्जन्म से पहले उसकी सीमा केवल डीडी स्तर तक थी और अब वह एक और टूपो ब्रेक थ्रू के करीब है। अपार पीड़ा में मां चीखती है और कहती है कि तुरंत सबसे अच्छे डिलीवरी डॉक्टर को बुलाया जाए। जब वह 1 महीने का हुआ तो लू परिवार ने एक भव्य उत्सव भोज का आयोजन किया। दक्षिण शियाओ के कई प्रमुख परिवार उपहार लेकर नवजात का उत्सव मनाने आए। पार्टी के दौरान दादा एक नौकरानी के साथ वायलिन परफॉर्मेंस देखते हैं। उसी समय 1 महीने का मुख्य पात्र एक नौकरानी की बाहों में शांति से आराम कर रहा है। एक अतिथि मास्टर लियो को पोते के लिए बधाई देता है, लेकिन बुजुर्ग किसी गहरी सोच में डूबा होता है। एक और अतिथि लड़के के पिता को बधाई देता है, जबकि बच्चा उस व्यक्ति को घूरता है जिसने उसके पिछले जीवन में उसे धोखा दिया था। वह उस दुश्मन को देखकर क्रोधित हो जाता है जिसने उसे उसकी बहनों से अलग कर दिया और उसी समय बदला लेने की कसम खा लेता है। अपनी यादों में उसे अपनी छोटी बहनों का एक विशाल जन्मदिन केक देखकर उत्साहित होना याद आता है। अपने पिछले जीवन में वह फोन पर भाई चेन से बात कर रहा था, जो उस पर मिशन के लिए देर से आने की शिकायत कर रहा था। युवा लड़का माफी मांगता है और धोखेबाज सोचता है कि उसने उसे केवल इस वजह से काम पर रखा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वह आदमी उसे सलाह देता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और लड़का उसके इस अवसर के लिए धन्यवाद करता है। उसकी बहनें छोटे से केक के टुकड़े को खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। बड़ा भाई एक बहन को अलविदा कहता है और बताता है कि उसे एक काम पर जाना है, लेकिन वह जल्दी लौटेगा। फिर वह अपना हथियार बैग से निकालता है और घर छोड़ने के लिए तैयार होता है। दरवाजा बंद हो जाता है और तीनों छोटी बहनें अकेले अपने भाई के लौटने का इंतजार करती हैं। खिड़की से चांद को निहारते हुए वे सोचती हैं कि उनका प्यारा भाई कब लौटेगा। उधर एक आदमी एक अंधेरे जंगल के बीच एक चमकते पोर्टल की ओर बढ़ता है। वह वही आदमी है जो पार्टी में युवा स्वामी जी को बधाई दे रहा था। युवा स्वामी जी, जो इस खतरनाक ऑपरेशन का नेता लगता है, अपने अधीनस्थों के साथ। वह पूछता है कि मिशन कैसा चल रहा है। आदमी बताता है कि वे काफी समय से अंदर हैं और अब तक राक्षसों को पर्याप्त भोजन मिल गया होगा। युवा स्वामी जी पुराने चेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वह अच्छा पला बड़ा है और हमेशा बहुत कुशल रहता है। फिर वह अपनी महिला साथी की ओर मुड़ता है और कहता है कि वे सिर्फ उसी के लिए आए थे, लेकिन महिला तिरस्कार पूर्वक कहती है कि वह भी जी परिवार का एक और घटिया आदमी है जो सिर्फ ऊपर चढ़ना चाहता है।
इसके बाद वह धोखेबाजों का दल पोर्टल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय हमारे नायक का एक साथी चेतावनी देता है कि पास में एक शक्तिशाली राक्षस है। युवा स्वामी हैरान होता है कि कोई अब भी जीवित है, क्योंकि उसे दवा के लिए और भोजन चाहिए। पुराना चेन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सभी सिर्फ डी लेवल के सैनिक थे। तभी एक तेज आवाज सभी का ध्यान खींचती है और सब एक ही दिशा में देखने लगते हैं। समूह का नेता गंभीर चेहरा बनाकर स्थिति का आकलन करता है। जल्द ही वे देखते हैं कि एक राक्षस के पैर पर ताजा घाव है। राक्षस हमारे नायक की ओर गुस्से से देखता है, जो उस सुनसान जगह में अकेला खड़ा होता है। थका हुआ और घायल होने के बावजूद वह युवा लड़का डटकर खड़ा होता है, अंतिम लड़ाई के लिए तैयार। तभी धोखेबाजों में से एक धीरे धीरे पास आता है। युवा स्वामी जी पूछता है कि ये चीज कहां से आई और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके राक्षस को घायल करने की। जब वह जीवित बचे व्यक्ति को देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है, येन। युवक मुड़ता है और भाई चेन को पुकारता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। या चेन का दोस्त पूछता है, क्या तुम कोई मदद लेकर आए हो? जबकि दुश्मन पीछे हटते हुए भाग रहे होते हैं। इधर वर्तमान में वह नवजात बच्चा जो पिछले जन्म की यादें लिए हुए हैं, उसी पल यह कसम खाता है कि वो अपने परिवार के इस गहरे रक्तपात का बदला जरूर लेगा। वो अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर उस गद्दार की ओर देखता है और मासूम सी आवाज में कुछ बोलता है। गद्दार चौंक कर उसे देखता है और बड़बड़ाता है, समझ ही नहीं पाता कि बच्चा उससे चाहता क्या है। तभी लड़के का पिता कहता है, मेरा बेटा चाहता है कि तुम उसे गोद में उठाओ, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। गद्दार सिर झुकाकर बच्चे को उठाता है और आभार प्रकट करता है, जैसे कोई इनाम मिल गया हो। बच्चा नकली रोने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गोद में उठाता है, बच्चा पीली ऊर्जा छोड़ने लगता है। तभी वह अपनी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और गद्दार को जोरदार झटका देता है। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। बिजली की तरंगें उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं। उस झटके से वह बच्चा उसके हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। पार्टी में मौजूद महिलाएं हड़बड़ाकर उस ओर देखने लगती हैं। संगीत बजाना बंद हो जाता है, सब स्तब्ध हो जाते हैं। लड़के का दादा गंभीर चेहरा बनाकर सब देख रहा होता है। माँ बाप यह सब देखकर चौंक जाते हैं। बच्चा जो जमीन पर गिरा होता है, अचानक जोर जोर से रोने लगता है, ताकि सबको लगे कि कुछ मासूम बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं। गद्दार का पसीना छूटने लगता है। वह घबरा जाता है। अब क्या होगा यह सोचकर उसका बदन कांपने लगता है। दादा गुस्से में गरजते हैं, तुमने हमारे लू परिवार के खजाने को जमीन पर गिरा दिया। डरा हुआ गद्दार घुटनों के बल गिर जाता है। नहीं नहीं, मैंने नहीं गिराया, वो बच्चा खुद उछलकर गिरा। लेकिन बच्चे का पिता उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में उसे कुत्ता कहकर एक जोरदार लात मारता है। लात इतनी जबरदस्त होती है कि वह आदमी उड़कर दूर जा गिरता है। अब वो जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, मैं कभी लड़के को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने सारे खजाने दे दूंगा, बस उसे ठीक कर दीजिए। बच्चे का पिता यह सब देखकर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देता है, जैसे उसे यह सब देखकर मजा आ रहा हो। फिर वह हुक्म देता है, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और अच्छी तरह से पीटो। गद्दार चौंक कर भी धन्यवाद कहता है कि उसे केवल पिटाई ही मिली। नौकरानी बच्चे को उठाती है। उसकी गोद में बच्चा एक शैतानी मुस्कान देता है, जैसे कि उसकी चाल काम कर गई हो। दुश्मन माथे पर चोट लिए सब देखता है। अब भी उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बच्चा लगातार रो रहा होता है, अपनी मासूमियत का नकाब बनाए रखने के लिए। गद्दार फिर से चौंकता है, ये फिर रोने लगा। दादा हुक्म देते हैं, मास्टर को अंदर ले जाओ और देखो कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो अपने बेटे को डांटते हैं, हमारे परिवार के रुतबे के आगे ऐसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। घृणा से भरी एक सांस छोड़ते हुए वो गुस्से में पार्टी से निकल जाते हैं। बच्चे का पिता यह सुनकर अंदर ही अंदर भड़क उठता है। गिलास को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो उसके हाथ में ही टूट जाता है। वह अचानक मुड़ता है और गद्दार के चेहरे पर एक और जोरदार लात जड़ता है। फिर दूसरी लात मारता है और आदेश देता है, इसे बाहर घसीटो और घर के कुत्तों के सामने फेंक दो। सैनिक उसे घसीटते हैं। वह गिड़गिड़ाता है, माफ कर दीजिए प्लीज, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेजबान मेहमानों से कहता है, पार्टी जारी रखो। वहीं बच्चा सोच रहा होता है कि अगली शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है, इस बच्चे की काया अविश्वसनीय है, यह पूरी तरह से स्वस्थ है। दादा हंसते हैं और घोषणा करते हैं, बहुत अच्छा, हमारा पोता एकदम स्वस्थ है। लेकिन अब बच्चे के लिए सबसे जरूरी बात यह है, उन्हें अपनी तीनों बहनों को ढूंढना है जिन्हें पिछली जिंदगी में पीछे छोड़ आया था। उसे जल्दी बड़ा होना है ताकि वह उस औरत की सत्ता, एसेंस हासिल कर सके। तभी बच्चा दूध के लिए जोर जोर से रोने लगता है। डॉक्टर को बुलाने की मांग करता है। दादा हुक्म देते हैं, बहू को बुलाओ,
बच्चे को दूध पिलाना है और कुछ आध्यात्मिक औषधि भी लेनी है। माँ थककर कहती है, मैंने अभी तो दूध पिलाया था, अब तो पूरी तरह थक गई हूं। लेकिन परिवार के मुखिया कहते हैं, कुर्बानी देनी होगी, ये हमारे वंश का भविष्य है। महिला मजबूरी में अपना कोट उतारती है और फिर से दूध पिलाने की तैयारी करती है। बच्चा मुंह खोलकर रोता है, जैसे माँ की गोद का इंतजार कर रहा हो। वो उसे उठाती है, थकी आंखों से देखती है, फिर उसे स्तनपान कराने लगती है और कहती है, ये छोटा शैतान कितना जोर से पी रहा है। उसकी हालत देखकर दादा आदेश देते हैं, बहू के लिए टॉनिक सूप लाओ। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ के साथ गर्म झरने हॉट स्प्रिंग में स्नान कर रहा है। माँ बड़बड़ाती है, काफी देर से दूध पी रहा है, लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने इससे कुछ उधार लिया हो। 3 महीने बाद वह बच्चा अब पूरे घर में रेंगता फिर रहा है और उसकी शक्ति अब समुद्र स्तर सी लेवल तक पहुंच चुकी है। पिछले जन्म में उसे प्राथमिक डी स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में 1 साल लग गया था। तब वह कई खतरनाक पोर्टल मिशनों में भाग लेता था और अनगिनत चोटें झेल चुका था। लेकिन इस जन्म में सिर्फ दूध पीकर उसने 3 महीने में ही प्राथमिक सी स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक का सफर तय कर लिया। एक पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान वह नन्हा नायक रेंगता हुआ मुख्य मेज की ओर पहुंच जाता है। दादा गुस्से से गरजते हैं, किस बेवकूफ की निगरानी में था यह बच्चा, उसे रेंगता छोड़ दिया। नौकरानी झुककर माफी मांगती है, माफ कीजिए मास्टर, बच्चा इतनी तेज रेंगता है कि मैं पीछे ही नहीं रह पाती। बच्चे का पिता मजाक करता है, लगता है हमारा बेटा फिर से दूध के लिए आ गया है। और माँ थकी हुई सी जवाब देती है, ये 3 महीने से मेरे सीने पर ही चिपका हुआ है, अब तो मुझे थोड़ी राहत चाहिए। लेकिन बच्चे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे और ताकतवर बनते रहना है। सबको चौंकाते हुए बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दादा और बटलर दोनों हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चा चलकर अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। माँ चौंक कर उसे देखती है। वह बच्चा छलांग लगाकर माँ पर कूद जाता है और माँ चिल्ला उठती है, अरे मुझे कम से कम खाना तो खाने दो। नौकरानी हड़बड़ा जाती है और सबको बताती है, मास्टर मास्टर खड़े होकर चलने लगे हैं, वो पूरे कमरे में घूम रहे हैं। बटलर टिप्पणी करता है, इस बालक की काया दिव्य है, यह असामान्य विकास है। दादा प्रसन्न होकर अपने पोते को गौर से देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, परिवार के नियमों के अनुसार अब समय आ गया है कि उसके लिए एक निजी सेवक चुना जाए। कहीं एक अंधेरी जगह में दादा एक गार्ड से पूछते हैं, क्या परिणाम आया? गार्ड जवाब देता है, सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं। बच्चा अब अपनी माँ की गोद में है और उसे एक अस्थायी अखाड़े अरीना में लाया जाता है, जहां यह परीक्षा होने वाली है। वह चारों ओर ध्यान से देखता है और तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह चौंक जाता है। एक कोठरी के अंदर एक छोटी सी सफेद बालों वाली लड़की आत्मरक्षा की मुद्रा में खड़ी होती है, भयभीत और सतर्क। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाली एक लड़की जोर से चिल्लाती हुई आगे बढ़ती है, आक्रमण करो! और वह अपनी प्रतिद्वंदी की ओर दौड़ पड़ती है। यह देखकर बच्चा हैरान हो जाता है कि वह वहां क्या कर रही है और तभी उसका शरीर तेजी से चमकने लगता है। फिर वह अपनी बिजली जैसी शक्ति का इस्तेमाल करता है और लड़ रही लड़कियों में से एक को जोरदार झटका देता है। झटका लगते ही सुनहरे बालों वाली लड़की हवा में उछल जाती है और जोर से जमीन पर गिरती है, एक ही झटके में बेहोश। यह मौका पाकर सफेद बालों वाली लड़की झपट कर रोटी पर कूद जाती है। बिना कुछ सोचे वह लड़की रोटी को उठा लेती है और भूख से तड़पते हुए उसे खाने लगती है, वह भी जेल के बीचों बीच। माँ के बाल डर से खड़े हो जाते हैं। मुख्य पात्र घबरा जाता है, मन ही मन दुआ करता है कि किसी ने कुछ अजीब न देखा हो। दादा जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि उनका पोता तो अपने बाप से भी ज्यादा लड़ाकू जज्बा रखता है। बच्चा सोचता है कि बच्चा होना वाकई फायदेमंद है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा उसके लिए बहाने बना ही लेते हैं। बुजुर्ग आदमी तय करता है कि अब वह छोटी लड़की नौकरानी बनेगी और आदेश देता है कि उसे अच्छे से नहलाया जाए और शिष्टाचार सिखाया जाए। लेकिन वह छोटी बच्ची अब भी बिना किसी परवाह के उसी जोश से खाना खा रही है। पालने में पड़ा बच्चा बहुत खुश नजर आता है और मुस्कुराते हुए अपनी नई नौकरानी को बुलाता है। इसी बीच बटलर समझाता है कि वह एक डेथ सर्वेंट है और उसका काम है युवा स्वामी की रक्षा करना। वह सफेद बालों वाली छोटी लड़की सिर हिलाकर चुपचाप अपनी नई किस्मत को स्वीकार कर लेती है। बटलर यह भी कहता है कि उसे अपने मालिक के साथ रहना होगा और तब तक मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेना होगा जब तक मालिक सो रहा हो। यह सब सुनकर छोटी नौकरानी अब बच्चे के कमरे में अपनी ड्यूटी शुरू करने के लिए जाती है। कमरे में पहुंचते ही बच्चा उसे देखकर खुशी से बुलाता है और मुस्कुराते हुए अपनी तरफ इशारा करता है। लेकिन तभी लड़की चुपचाप एक चाकू निकालती है
और उसका चेहरा नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। बच्चा घबरा जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वह बोल नहीं सकता। उसकी आवाज की नलियां अभी विकसित नहीं हुई हैं। लड़की कहती है कि वह अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे यहीं और अभी खत्म करने आई है। वह चाकू उठाती है और मासूम पालने में पड़े बच्चे पर वार करने के लिए तेजी से झपटती है, अपने निशाने को पूरी तरह असहाय समझकर। हालांकि लड़की का हमला बेहद तेज था, लेकिन लड़का अद्भुत फुर्ती से उसे चकमा देता है और झटपट पालने से बाहर कूद जाता है। वह जमीन पर उतरता है और पीछे एक ऊर्जा की परछाई छोड़ देता है, जिसे देखकर लड़की हैरान रह जाती है। फिर अचानक बच्चा उसके ठीक बगल में प्रकट होता है, जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। एक शब्द भी नहीं निकलता उससे। अचानक लड़की के शरीर से हरे रंग की एक आभा निकलने लगती है। वह लड़ाई की तैयारी में है। मुख्य पात्र हैरान रह जाता है जब देखता है कि लड़की के पास विंड टाइप डिवाइन सेंस है। इसके साथ ही लड़की हवा की शक्ति से हमला करती है, लेकिन बच्चा अपनी बिजली से उसका मुकाबला करता है। दोनों शक्तियां टकराती हैं और उनके टकराव से पूरा कमरा रंगीन और तेज रोशनी से चमक उठता है। बच्चा सोचता है कि दोनों शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करना उसके नन्हे से शरीर के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है इस जटिल स्थिति को सुलझाने की। मुख्य पात्र इशारा करता है और अपनी थंडर डिवाइन सेंस को बहुत कम ताकत से इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही बिजली की एक छोटी सी भाला जैसी किरण लड़की से टकराती है। झटका इतना तीव्र होता है कि वह कुछ पल के लिए लकवाग्रस्त हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है, ठीक से हिल भी नहीं पाती। बच्चा इस नतीजे से राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि यह सब करने में वह थक चुका है। जमीन पर पड़ी लड़की अब भी अपने पूरे शरीर में बिजली की सनसनाहट महसूस कर रही है। बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाता है और वह चाकू उठाता है जिससे लड़की ने हमला किया था। फिर वह जानबूझकर अपनी उंगली चाकू से काटता है और उसकी नोक पर एक बूंद खून टपकती है। बच्चा उसी खून से जमीन पर एक संदेश लिखता है। सोचता है कि अच्छा हुआ वह समझदार है और संवाद करने का यह तरीका सूझा। जैसे ही लड़की वह संदेश पढ़ती है, वह सब कुछ समझ जाती है। बच्चा अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने के लिए बुलाता है, लेकिन लड़की फिर से उस पर हमला कर देती है। बच्चा एकदम चौंक जाता है और तभी याद आता है वह अभी पढ़ना नहीं जानती। वह फिर से हमले को चकमा देता है और परेशान हो उठता है। अगर किसी ने देख लिया कि वह उस पर हमला कर रही है तो उसका अंत तय है। उधर वही गद्दार आदमी हवेली के गलियारों से गुजर रहा होता है, हाथों में एक लकड़ी का डिब्बा लिए हुए। एक फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वह आदमी अब तक जिंदा है क्योंकि वह उनके लिए अभी भी उपयोगी है। जमीन पर पड़ा वह आदमी युवा स्वामी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे जिंदा छोड़ा और वादा करता है कि अब वह और मेहनत करेगा। स्वामी कहते हैं कि दादा बहुत गुस्से में है और अब उसे बच्चे को खुश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह आदमी सोचता है कि उसने अपनी हर चीज बेच दी थी बस एक दुर्लभ वस्तु की नीलामी में उसे खरीदने के लिए। तभी उसे नन्हे स्वामी की आवाज सुनाई देती है और वह चौंक उठता है। सोचता है कि कमरे में क्या हो रहा है, और फिर वह दरवाजा खोलता है और कमरे में घुसते हुए जोर से पुकारता है, लू परिवार की संतान कहाँ है? जैसे ही वह अंदर आता है, वह उन्हें कमरे में एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखता है। यह देखकर बच्चे की आंखों में एक गहरी और चालाक नजर आ जाती है और उसके दिमाग में एक योजना बनती है। गद्दार पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी लड़का नौकरानी का हाथ पकड़कर चाकू को मोड़ देता है। वह अपनी बिजली शक्ति का उपयोग करता है और सफेद बालों वाली लड़की की पेशानी पर हल्का झटका देता है। वह जमीन पर गिर जाती है और बच्चा हवा में ही चाकू को पकड़ लेता है, जिससे उसकी योजना पूरी हो जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चा अपने ही कंधे में चाकू घोंप देता और चाकू खून से भर जाता है। यह दृश्य देखकर गद्दार दहशत में चीख उठता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद लड़का खून से सना चाकू उस आदमी की ओर फेंक देता है। डरा हुआ आदमी चाकू को हवा में पकड़ लेता है और डर के मारे वहीं जम जाता है। हड़बड़ाहट में वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद छोटा नायक गहरी सांस लेता है और अपने शानदार अभिनय की तैयारी करता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और बेहोश लड़की के ऊपर लिपटकर बैठ जाता है। आदमी खून से सना चाकू पकड़े हुए खड़ा होता है, पूरी तरह घबराया हुआ। उसकी चीखें सुनकर दादा और अन्य लोग दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। बुजुर्ग और उनका बेटा गंभीर निगाहों से पूरे दृश्य को देखते हैं। बच्चा लगातार रोता रहता है और नौकरानी के ऊपर झुककर ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसकी रक्षा की हो। गुस्से में दादा उस आदमी की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हैं कि उसने उनके पोते पर हमला किया है। आदमी चाकू जमीन पर फेंक देता है और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक जोरदार घूंसा मारते हैं। आदमी घबराकर कहता है कि लड़की ने बच्चे पर हमला किया था और उसने तो सिर्फ बचाव किया। बच्चा रोता रहता है
और गद्दार खून बहती नाक के साथ चीखता है। वह बुजुर्ग से कसम खाता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लड़के का पिता उसे फिर एक घूंसा मारता है और गुस्से में पूछता है कि तोहफा कहाँ है। आदमी डर के मारे जमीन पर पड़ा तोहफा ढूंढने लगता है। दादा सफेद बालों वाली लड़की की तारीफ करते हैं और आदेश देते हैं कि उसे आराम करने के लिए ले जाया जाए। फिर बुजुर्ग अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे वह बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। बुजुर्ग उसे घूरते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुत्ते पालना सिखाया था, लेकिन वह लू परिवार की आखिरी उम्मीद को खो बैठा। इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और गद्दार जमीन पर घुटनों के बल गिरा कांपता रहता है। वह ठंडे पसीने से भीग जाता है और डर से कांपने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी बच्चे का पिता मुड़कर उसे नफरत से देखता है और गुस्से में उसे जोर से लात मारता है। वह कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी उसने उस पर हाथ उठाया। आदमी कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक गुस्से में आदेश देते हैं कि उसे घसीट कर बाहर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। अपनी योजना को सफल होते देख छोटा नायक आखिरकार राहत की सांस लेता है। कंधे पर जख्म लिए छोटा बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की की ओर चिंता से देखता है। तभी बटलर पास आता है और कहता है कि उसे नौकरानी को तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। लेकिन तभी बच्चे को याद आता है कि उसने उसके ठीक नीचे फर्श पर एक संदेश लिखा था। वह जल्दी से लड़की के ऊपर लेट जाता है और सिर हिलाकर बटलर को उसे उठाने से रोकता है, लेकिन कर्मचारी बच्चे को उठाकर बेहोश लड़की के ऊपर से हटा देता है। बटलर उसे वापस पालने में रख देता है, जबकि बच्चा बहुत परेशान नजर आता है। जैसे ही बटलर नौकरानी को उठाने वाला होता है, बच्चा सोचता है कि क्या उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देना चाहिए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और वह नौकरानी की ओर देखता है, एक नई योजना के साथ। कर्मचारी जैसे ही लड़की को उठाता है, जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा रह जाता है। यह देखकर बच्चा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नौकरानी सच में कैसे घायल हो गई। लड़की के कपड़ों पर खून के दाग देखकर बटलर भी हैरान रह जाता है। बच्चा उलझन में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। फिर बटलर लड़की को बाहर ले जाता है और आदेश देता है कि छोटे मालिक का कमरा साफ किया जाए। पालने में अकेला बच्चा चैन की सांस लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि असल में हो क्या रहा है। हालांकि वह इस सोच को टाल देता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास और भी जरूरी काम है। वह फौरन पालने से कूदकर अपनी अगली योजना के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एक मसाज रूम में उसकी मां के लिए एक विशेष तेल तैयार किया जा रहा है। महिला को घर की एक सेविका पीठ की मसाज दे रही है। बच्चे की मां बेहद सुकून में लग रही है। शायद बहुत समय बाद उसे इतनी शांति मिली है, लेकिन उसकी शांति तभी टूट जाती है जब बच्चा अचानक दूध के लिए आवाज लगाता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह उसके पास रेंगते हुए आता है और वह शिकायत करती है, फिर से आ गया, अपनी भारी भूख के साथ। बच्चा दूध पीने लगता है और मां झुंझलाकर कहती है, आखिर तू कब तक ऐसे ही पीता रहेगा। लेकिन बच्चे को तो जल्दी बड़ा होना है, ताकि वह बोल सके और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके। एक हफ्ता बीत चुका है और वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है लू परिवार की आलीशान हवेली में। इतने ही दिनों में हमारा मुख्य किरदार अब लगभग 3 साल का दिखने लगा है और ठीक ठाक बोलना भी सीख चुका है। वो छोटी सफेद बालों वाली नौकरानी अब भी उसे टेढ़ी नजरों से देखती है। अब भी उसे यही यकीन है कि जो कुछ भी उसके बड़े भाई के साथ हुआ, उसके पीछे यही बच्चा जिम्मेदार है। तभी अचानक वो बच्चा ये की तरफ मुड़ता है और एकदम से सच उगल देता है, मैं ही तो तुम्हारा भाई हूँ। लड़की सुनकर सन्न रह जाती है। वो वहीं जम जाती है। उसकी आंखों का रंग गहराई में डूबते हुए लाल पड़ने लगता है। फिर बच्चा उससे पूछता है, तुम्हारे भाई ने जो केक लाए थे अच्छा लगा था? बस यही सवाल उसके जहन को अतीत की गलियों में धकेल देता है। उसकी आंखों में भावनाओं की लहरें दौड़ने लगती हैं। उसे याद आता है उसका भाई उसे और उसकी 2 और बहनों को पुकार रहा था केक खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने सामने केक देखा, तीनों छोटी छोटी बच्चियां खुशी से झूम उठी। वो देखती है कि उसका बड़ा भाई प्यार से केक के टुकड़े काटकर उन्हें दे रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई फोन पर किसी मिशन के लिए बुलाए जाने की सूचना ले रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है, उनमें से एक बहन केक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी उसे रोकती है। रुको, भाई के आने तक इंतजार करो। इसके बाद तीनों छोटी बच्चियां खिड़की के पास बैठकर चांद की ओर देख रही होती हैं, भाई का इंतजार करते हुए। उसी पल चांद की रोशनी में उसे अपने भाई का पुराना चेहरा नजर आता है, जैसे कोई धुंधली सी याद। चांद के प्रतिबिंब में वो पुराना चेहरा अब उसके नन्हे चेहरे से मिलता जुलता लगने लगता है। वो बच्चा लड़की की ओर प्यार से मुस्कुराकर देखता है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। लड़की को अब यकीन हो जाता है कि उसके सामने जो बच्चा खड़ा है वही उसका प्यारा भाई है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, जोर जोर से रोने लगती है, चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी बच्चा झट से उसका मुंह ढक लेता है, श्श करता है, ताकि किसी को उनके राज का पता न चले। अपने छोटे से हाथों से
वो उसकी सिसकियां दबाने की कोशिश करता है ताकि कोई सुन न ले। तभी वो लड़की उसे कसकर गले लगा लेती है, पूरे दिल से, जैसे उसका सब कुछ वापस मिल गया हो। रोते रोते वो पूछती है, क्या सच में तुम ही है हो मेरे भाई? लेकिन वो इतनी कसकर पकड़ लेती है कि बच्चा परेशान होकर कहता है, सांस नहीं ले पा रहा। वो झट से उसे छोड़ देती है। बच्चा थोड़ा चकराया हुआ सा गिरते पड़ते सांस लेने लगता है। जब थोड़ा संभलता है तो उसके चेहरे पर गंभीरता लौट आती है। वो अपनी बहन की आंखों में देखता है। अब उसे जवाब चाहिए। लड़की अब भी आंसुओं में भीगी हुई है, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह अपने भाई पर है। वो बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है, तू यहां कैसे पहुंची? और हमारी बाकी बहनें कहाँ हैं? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर लड़की थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, भाई थोड़ा धीरे पूछो ना। आखिरकार दोनों थोड़ा शांत होते हैं और अब वक्त है सब कुछ बताने सुनने का। लड़की बताती है, उस दिन जब तुम मिशन पर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। फ्लैशबैक में दिखता है तीनों छोटी बहनें भूखी बैठी केक की ओर देख रही हैं जो भाई लाया था। एक बहन सोचती है, भाई को लौटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सबसे छोटी बहन तो यहाँ तक पूछ बैठती है, क्या भाई हमें छोड़कर चला गया है? वो पहले कभी इतना देर नहीं करता था। ये सब देख समझ कर ये तय करती है कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वो खुद बाहर निकलती है भाई को ढूंढने के लिए और मिशन हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि एक शिकारी की पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है, एक धोखेबाज पर इल्जाम लगाते हुए कि उसका पति भी उसी मिशन से गायब हो गया है। वो आदमी बिना धैर्य खोए उल्टा उसे पागल कह देता है और धक्का मारकर दूर हटा देता है। तभी एक और शिकारी वहां आता है और उस धोखेबाज पर आरोप लगाता है, तू ही था जो यंग मास्टर लू और बाकी लोगों के साथ पोर्टल में गया था। बस उसी पल छोटी नौकरानी को सब समझ आ जाता है, यही आदमी असली गुनहगार है। वो धोखेबाज बिना किसी चिंता के सिगरेट फूंक रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर अचानक वो अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने विरोधी पर हमला करने की तैयारी करता है। एक भयंकर आग का गोला उस शिकारी की ओर उड़ता है जो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। वो सीधा आग की चपेट में आ जाता है और उसकी पूरी देह आग की लपटों में घिर जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है पर कोई और कुछ नहीं करता, बस तमाशा देखते रहते हैं। फिर वो धोखेबाज सभी को चेतावनी देता है, यंग मास्टर के खिलाफ अफवाहें फैलाना बेवकूफी है, ये मिशन हाई रिस्क था। हमारा नायक सुनते ही कहता है, इस धोखेबाज को जो मिला वो उसी के कर्मों का फल था। फिर वो फौरन पूछता है, बाकी बहनें कहाँ हैं? ये सुनते ही उसकी बहन का चेहरा अचानक डर से भर जाता है और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। भाई अब पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्या हुआ बताओ ना? आंसू बहाते हुए लड़की कहती है, मैं बस तुम्हारा बदला लेना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक राक्षसों की बाढ़ आ गई। फ्लैशबैक में दिखता है एक खतरनाक पोर्टल फटता है और पूरा शहर अफरा तफरी में घिर जाता है। लड़की को उस राक्षसी लहर की याद आते ही डर के मारे कांपने लगती है। वो टूटी हुई सड़कों पर अपने बहनों के नाम पुकारती हुई पागलों की तरह दौड़ती है। इधर दो शिकारी आराम से टहलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये मॉन्स्टर वेव वाकई खतरनाक थी, लेकिन लड़की अकेली खड़ी रहती है, अपनी आंखों के सामने शहर को जलते हुए देखती है, राख बनते हुए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो बर्बादी और मलबे के बीच भागती है, बिना कोई दिशा, बिना कोई उम्मीद। फिर वो जमीन पर गिर जाती है, हथेलियां छिल चुकी हैं, कपड़े फटे हुए हैं और अपनी बहनों का नाम चिल्लाते हुए चीखने लगती है। उसी पल उसे अपने भाई की याद आती है और वो पूरी तरह टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है, सोचते हुए, भाई तुम कहाँ हो? वर्तमान में हमारा नायक अपनी बहन को गले लगाता है और कहता है, अब मत रो, हमें दूसरा मौका मिला है। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आती है और वो गुस्से से कहता है, अब सबसे पहले चेन को भुगतना पड़ेगा। सीन कट होता है एक अंधेरी और गंदी जेल में, जहाँ दीवारों पर पुराने खून के निशान हैं और वही धोखेबाज अब कैद है। वो पागलों की तरह चीख रहा है, मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस एक गिफ्ट देने गया था। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो सलाखों से टकरा जाता है। चेहरे पर डर का साया साफ दिखता है, क्योंकि ठीक उसके पीछे अचानक एक राक्षस प्रकट हो चुका है। वो डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है, कांपते हुए जिंदगी की भीख मांगता है। लेकिन एक भयानक चीख गूंजती है और अचानक वो जेल की अंधेरी सीलन भरी गली कुछ और लाल दागों से भर जाती है। गद्दार अब कहानी से बाहर हो चुका है और हमारा मुख्य पात्र MC ऐलान करता है कि अब लू परिवार को पूरी तरह से उलट पलट देने का वक्त आ गया है। उसकी बहन, जिसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, सहमति में सिर हिलाती है और वादा करती है कि अब वो जो भी कहेगा वो वही करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी मिशन पूरा करना है और वो मिशन है उसके भाई का नहलाना। वो उसे गोद में उठा लेती है और ऐलान करती है, अब नहाने का टाइम है। MC चिल्लाता है, मैं तेरा भाई हूँ यार, लेकिन वो लड़की कहती है, अब मैं आपकी अटेंडेंट हूँ
और ये मेरा डेली मिशन है। और फिर जैसे ही उसने ये कहा वो उसे खींचते हुए बाथरूम की ओर ले जाती है और एमसी पूरे रास्ते चिल्लाता रहता है जैसे उसकी जान निकल रही हो। कट टू बाथरूम सीन। एमसी अब एक वॉश बेसिन में बैठा है और उसकी बहन उसका नहाने का सामान सेट कर रही है। वो पास आती है और कहती है चलो अब कपड़े उतारो। एमसी शर्म से कहता है मैं खुद कर लूंगा, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही। हंसते हुए वो उसके कपड़े हवा में उछाल देती है, नीचे देखती है और चहकते हुए कहती है कितना क्यूट है। एमसी पूरी तरह से शर्म से पागल हो जाता है, अंदर ही अंदर मरने जैसी हालत हो जाती है। गुस्से से चिल्लाता है मत देख, ये बहुत गलत है। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें मैं नहलाऊंगी। एमसी हैरान रह जाता है तू कर क्या रही है। वो अपनी आंखें ढक लेता है क्योंकि अब वो खुद अपने कपड़े उतार रही है। सिर्फ एक टॉवेल लपेटे हुए वो टब में उसके साथ बैठ जाती है। वो उसे नहलाते हुए गुस्से में बोलती है कि बाहर लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं और अमीर लोग बस सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। एमसी की आंखों में गुस्से की चमक आ जाती है। न्याय खुद लेना पड़ता है, वो कहता है, और उसके चेहरे पर अब एक ठोस संकल्प दिखाई देता है। और तभी वो लड़की कहती है रुको, मैं तुम्हें अच्छे से स्क्रब कर दूं। एमसी के होश उड़ जाते हैं, पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि वह इनकार करता है, लेकिन वह जिद करती है कि उसे ऐसा करने का आदेश मिला है। नहाने के बाद लड़का जमीन पर पड़ा होता है जबकि उसकी बहन उसके कपड़े समेट रही होती है। वह सोच रहा होता है कि कितना अपमानजनक है एक बड़े भाई होकर इस तरह छोटे बच्चे जैसा ट्रीट किया जाना। लड़की पूछती है क्या हुआ, लेकिन वह मुंह फेर कर कुछ नहीं कहता। वह दुखी हो जाती है और शिकायत करती है कि वह पहले कभी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करता था। बात आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह उठकर कहता है अब मैं नाराज नहीं हूँ। फिर कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात पूछनी है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है पूछो जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। एमसी पूछता है क्या तुम्हारी विन एलिमेंट की शक्ति जाग चुकी है, और उसकी बहन इसकी पुष्टि करती है। एमसी चौंक जाता है क्योंकि अब तक की सबसे कम उम्र में अवेकनिंग की रिकॉर्ड उम्र 12 साल थी। वह सोचता है इतनी छोटी उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के ये कैसे कर दिखाया। लड़की सिर्फ सिर हिलाती है और कहती है कि उसे भी ठीक से नहीं पता कैसे हुआ। वह बताती है कि अचानक एक पैनल सामने आ गया जिसमें उसके स्टैट्स दिख रहे थे और वही उसकी शक्ति जागृत करने में मदद कर रहा था। एमसी यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। पैनल। तभी उसे अपना थंडर सिस्टम याद आता है। वह इंटरफेस को देखता है और सोचता है क्या उसका भी वही सिस्टम है। फिर वह खुद से सवाल करता है उसकी भी अवेकनिंग और पैनल कैसे आया। लड़की देखती है कि वह खोया हुआ है, पूछती है क्या कुछ हुआ है, लेकिन वह बात को टाल देता है। वह कहता है कि अब जब उसकी शक्ति जाग चुकी है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और बहुत मजबूत बनना होगा। लड़की गंभीरता से कहती है कि वह बहुत मेहनत करेगी। एमसी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि सभी बहनों में वह सबसे जिम्मेदार थी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों रुक जाते हैं। एक नौकरानी बताती है कि डिनर तैयार है और मास्टर ने उनकी माँ को खास तौर पर उसके लिए दूध तैयार करने को कहा है। वह बहन को एक भरी हुई बेबी बॉटल पकड़ाती है। लड़की हैरानी से उसे देखती है। एमसी उसकी ओर आता है और कहता है कि अब लू परिवार के हर संसाधन का इस्तेमाल करके उन्हें ताकतवर बनना होगा और बहुत तेजी से। लड़की पूछती है लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, मैं पहले ही अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रही हूँ। एमसी शरारती मुस्कान के साथ कहता है मुंह खोलो और ताकत का रहस्य जानो। थोड़ी झिझक के साथ लड़की मुंह खोलती है, यह सोचते हुए कि अब वह क्या करने वाला है। वह उसके मुंह में बोतल डालता है और कहता है पियो और देखो क्या होता है। वह जैसे ही दूध पीती है उसके चारों ओर बैंगनी आभा घूमने लगती है। चौंक कर वह पूछती है इतनी शक्ति एकदम से मेरे अंदर कैसे आ रही है। एमसी बताता है कि उनकी माँ की खास शारीरिक बनावट क्रिस्टल्स को शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है, एक ऐसा तत्व जिसे मिशन पर भी एलीट दस्तों को मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन उनकी माँ लगातार इस शक्ति को पैदा कर सकती है, वो एक अंतहीन ऊर्जा का स्रोत है। लड़की हैरानी से कहती है कि यह तो अकेडमी में भी नहीं पढ़ाया गया। एमसी सोचता है कि जरूर नोबल परिवार कुछ गहरे राज छुपा रहे हैं और आम लोगों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वह कहता है कि उन्हें इन सारे छुपे हुए राजों को उजागर करना होगा। लड़की फिर बोतल उसकी ओर बढ़ाती है और कहती है कि वह भी पिए ताकतवर बनने के लिए, लेकिन वह मना करता है। कहता है तुम पहले पीकर अपना पावर लिमिट हिट करो। फिर वह चल देता है। उसकी आंखें अगले लक्ष्य पर टिकी होती हैं। वह कहता है अब मैं भी कुछ खाने जा रहा हूँ। वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है। नौकरानियां हैरानी से पूछती हैं कि वह फिर क्यों आ गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लड़का घर के पूल में अपनी माँ से सीधे दूध पी रहा है। महिला शिकायत करती है मैं पहले ही इतना दूध दे चुकी हूँ, यह छोटा सा शैतान तो बस खाता ही जा रहा है। एक नौकरानी जल्दी से दूसरी को आदेश देती है मैडम के लिए और औषधीय भोजन तैयार करो। एमसी सोचता है अब बदले की शुरुआत होती है और फिर बिजली हवेली नुमा मकान के ऊपर गरजती है। वह कसम खाता है मैं लू परिवार को पूरी तरह उल्टा कर दूंगा। हमारा नायक अपने कमरे के फर्श पर रेंगते हुए चेहरे पर दृढ़ नजर लिए कुछ खोज रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें गद्दार घबराया हुआ चिल्ला रहा है कि तोहफा मेरे हाथ में ही था और बेतहाशा उसे ढूंढ रहा है। फिर हमारा एमसी एक फर्नीचर के नीचे झांकता है और देखता है कि गद्दार द्वारा गिराया गया छोटा सा डिब्बा वहां पड़ा है। संतुष्ट मुस्कान के साथ वह डिब्बा उठा लेता है, सोचता है कि यह परिवार के लिए जरूर बेहद कीमती होगा।
वह डिब्बा खोलता है और तेज नीली रोशनी उसके छोटे चेहरे को चमका देती है। अंदर उसे एक बड़ा नीला क्रिस्टल मिलता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि क्या यह मैजिक बीस्ट क्रिस्टल है। तभी एक सिस्टम पैनल पॉपअप होता है और बताता है कि यह एक दुर्लभ थंडर एलिमेंट स्किल क्रिस्टल है। हमारा एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि स्किल्स को कल्टीवेट करने की बजाय एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। सिस्टम समझाता है कि इवॉल्व्ड बीस्ट का शिकार करने के बाद कभी कभी ऐसे दुर्लभ आइटम मिलते हैं। छोटा बच्चा चौंक जाता है कि ऐसी चीज भी होती है, लेकिन तुरंत शक में पड़ जाता है और पूछता है कि ये आवाज उसकी सोच कैसे सुन रही है। उसी पल वह पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। घबराहट के साथ वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। आवाज कहती है कि वह उसकी चेतना में है, जिस पर वह हंसकर कहता है कि उसे इन सब ट्रॉप्स के बारे में नॉवेल्स से पता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वह गेम्स और सिस्टम वाले वेब नॉवेल्स का दीवाना एक छात्र था। उन कहानियों में मुख्य किरदार इनाम पाते हैं, पलटवार करते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। गुस्से में वह चिल्लाता है कि सिस्टम बेकार है, लेकिन आवाज पलटकर कहती है कि उसके बिना तो वह दोबारा जन्म ही नहीं ले पाता। एमसी ठहरकर सोचता है और मानना पड़ता है कि रहस्यमयी आवाज की बात में दम है। हाथ बांधकर वह फिर पूछता है कि क्या उसकी छोटी बहन के सिस्टम से कोई संबंध है। आवाज इनकार करती है और कहती है कि उसे जल्दी से ताकतवर बनना होगा। वह सहमत हो जाता है और गंभीर हो जाता है, जानते हुए कि हर मौके का फायदा उठाना है। फिर वह फर्श पर बैठकर पूरे ध्यान से क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। तभी एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा उसके छोटे शरीर में बहने लगती है। कुछ पल बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सफलतापूर्वक अपनी नई स्किल लाइटनिंग स्पीयर को बुला लेता है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि यह स्किल हासिल करने में सामान्यतः 10 साल लगते। वह भाले में संकुचित शक्ति को महसूस करता है और सोचता है कि यह कितना शक्तिशाली होगा। बिना सोचे वह पूरी ताकत से उसे फेंक देता है ताकि अपना नया हथियार आजमा सके। एमसी देखता है कि उसका बिजली जैसा हमला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। धमाके की आवाज दादाजी का ध्यान खींच लेती है, जो नौकर के साथ दौड़ते हुए वहां आते हैं। लेकिन वहां उन्हें लड़के के पिता अपने स्पॉन्जबॉब अंडरवियर में मां से शोर की शिकायत करते हुए मिलते हैं। दादाजी और छोटी बहन यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़का उस बड़े छेद को देखता है जो उसने अपने नए स्किल से महल की दीवार में बना दिया है। गुस्से में दादाजी पूछते हैं कि यह किसने किया, और नौकर बताता है कि उसने कमरे से बिजली की आवाज सुनी थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पोते को देखते हैं, उनका मूड बदल जाता है और वे उसे उठाकर उसकी नई दिव्य स्किल पर खुशियां मनाने लगते हैं। फिर वह लड़के की मां की तारीफ करते हैं, उसे परिवार के लिए उत्पादक होने के लिए धन्यवाद देते हैं। मगर लड़के के पिता पूरे मामले से चिढ़े रहते हैं और शोर की शिकायत करते हैं। इस पर दादाजी उन्हें डांटते हैं कि उन्हें अपने बेटे की असाधारण प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए। दादाजी फिर कहते हैं कि वह अपने पोते को परिवार के सालाना शिकार महोत्सव में ले जाएंगे। कुछ पल बाद परिवार का मुखिया नौकर से पूछता है कि क्या सारी तैयारी हो गई है। बूढ़े आदमी हंसते हुए कहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को बचपन से ही अपनी असली कीमत समझनी चाहिए। माँ की गोद में बैठे हमारे नायक के चेहरे पर चिढ़ है क्योंकि उसे पता नहीं कि वे क्या योजना बना रहे हैं। और फिर सब लोग एक लंबे गलियारे से होते हुए शिकार महोत्सव की जगह की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर दादाजी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके सामने एक विशाल गोल द्वार खोलते हैं। द्वार खुलता है और सबके सामने तेज बैंगनी रोशनी से भरा एक विशाल घूमता हुआ पोर्टल नजर आता है। पोर्टल के सामने खड़े होकर परिवार का मुखिया सबको भीतर ले जाने की तैयारी करता है। मुख्य पात्र यह देखकर दंग रह जाता है कि लियू परिवार अपने दम पर पोर्टल खोल सकता है। यह सोचकर उसके मन में गुस्सा भर उठता है कि ताकतवर लोग कितने बड़े बड़े राज छुपाए रखते हैं, जबकि कमजोर लोग तो बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। सब लोग पोर्टल के भीतर कदम रखते हैं और दूसरी ओर एक घने सन्नाटे से भरे जंगल में पहुंच जाते हैं। दादा उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन माँ शिकायत करती है कि वह पूरे दिन बस खाता ही रहता है। अचानक पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हैं, कुछ उनकी तरफ आ रहा है। सबकी नजर ऊपर जाती है। एक धुएं की लकीर तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। वह रहस्यमयी चीज पलक झपकते ही पेड़ों के बीच से बिजली जैसी रफ्तार से गुजर जाती है। कुछ ही पलों में एक विशालकाय कई सिर वाला अजगर सामने आता है और बेरहमी से शिकारियों के एक समूह पर हमला कर देता है। एक शिकारी उस पर वार करता है, लेकिन उसका हथियार चकनाचूर हो जाता है। दूसरा शिकारी खुद को बचाने के लिए बल क्षेत्र फोर्स फील्ड का सहारा लेता है। जब नायक और उसकी बहन देखते हैं कि सी रैंक पोर्टल में सी रैंक का पाइथन और बी रैंक का पाइथन किंग है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। लड़की उन शिकारियों में से एक को पहचान भी लेती है। तभी सांपों में से एक महिला शिकारी पर झपट पड़ता है। वह पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि उसके धारदार दांत उसे न काट पाएं।
सभी की आंखें फैल जाती हैं जब लाल बालों वाली लड़की नंगे हाथों से उस दैत्य का मुंह पकड़कर खोल देती है। लेकिन सांप की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। शिकारियों का नेता आदेश देता है, लड़ते हुए पीछे हटो। नेता ढाल से राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शिकारी पीछे से उस पर हमला करने आता है। लाल बालों वाली लड़की दौड़ते हुए चिल्लाती है, सावधान! लेकिन शिकारी का मुक्का ढाल को चीरकर सीधे कप्तान पर लगता है। उस वार की ताकत से अजगर से लड़ रहा शिकारी अपनी ढाल खो देता है। उसी पल विशाल अजगर पर एक शिकारी की तरफ से बैंगनी बिजली गिरती है। एक और शिकारी गुस्से से उस गद्दार पर चिल्लाता है जिसने उनके कप्तान पर वार किया था। गद्दार बस एक दुष्ट मुस्कान देता है और अगले शिकारी पर हमला करने की तैयारी करता है। एक हिंसक वार से वह शिकारी को बेरहमी से घायल कर देता है। दूसरे शिकारी की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वह हमलावर को पहचान चुका था। वह बताता है कि यह व्यक्ति कुयोंग है, एक अपराधी जिसे पहले सजा हो चुकी है। कुयोंग शिकारी की लाचारी पर पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर उसने उस आदमी को लात मारी, इतनी ताकत से कि वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। घायल शिकारी सीधा उस विशाल अजगर के मुंह में पहुंच गया जो उसका इंतजार कर रहा था। हमारा छोटा नायक यह सब गंभीर चेहरे के साथ देख रहा था। उसे अपने पिछले जन्म की वह घटना याद आ गई जब कुईशान ने उसके एक दोस्त को मौत के मुंह में धकेल दिया था। खून की छींटें उस भयावह पल का प्रतीक बनकर उभर आईं। फिर उसने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके खत्म किए जा रहे थे। वह राक्षस जिसे वे अपने ही साथियों को खिलाकर ताकतवर बना रहे थे अब सामने था, भारी, डरावना और रौबदार। क्रूर मुस्कान के साथ नायक का पिता आदेश देता है, इसे खिलाते रहो ताकि खजाना बन सके। फिर वह कुयोंग को बिना किसी झिझक उसके पिछले जन्म वाले रूप पर हमला करने का हुक्म देता है। गुर्गा तेजी से उसकी ओर झपटता है, वार करने को तैयार, लेकिन युवक अपनी शक्ति सक्रिय कर लेता है और होने वाली टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लेता है। एस फिस्ट प्रचंड ऊर्जा से चमक उठती है जैसे ही वह पास आता है। दोनों की मुट्ठियां एक जबरदस्त शक्ति से भरी टक्कर के साथ भिड़ती हैं। नायक बताता है कि कुयोंग एक ऐसे दानव जैसा है जिसे लोगों को कुचलने में मजा आता है। यह भी सामने आता है कि लियू परिवार ने उसे बचाया था और अब वह उनका गुर्गा है। वर्तमान में उसकी बहन चिंता से पूछती है कि वे लाल बालों वाली लड़की को आखिर कैसे बचाएंगे, लेकिन नायक की आंखों में एक चमक आ जाती है जैसे उसे कोई योजना सूझ गई हो। उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान बनने लगा था, तो वो पलटकर फिर से दूध पीने लगा, जिससे उसकी माँ और भड़क गई। माँ गुस्से में पूछती है, ये आखिर कर क्या रहा है? हमारा एमसी मुंह भर भर कर दूध पीता है, अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर सारा दूध बाहर थूक देता है। ये देखकर माँ पूरी तरह हैरान रह जाती है। गंदी होकर वो चिल्लाती है और गुस्से में उसे ऊपर हवा में उछाल देती है। शोरगुल सुनकर लड़के के दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी उसकी छोटी बहन फौरन कूदकर एक्शन में आती है। वो अपने भाई को बीच में ही पकड़ लेती है और सुरक्षित जमीन पर उतर आती है। भाई को गोद में संभालकर वो पूछती है, तू ठीक है ना? एमसी उसे अपना मास्टर प्लान बताता है, हंगामा मचाओ ताकि शिकारी बच सके। अचानक उसके पापा उसकी माँ को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। माँ हक्का बक्का रह जाती है। पापा उसे पकड़कर डांटते हैं कि अपने बेटे के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। गुस्से में माँ चिल्लाती है, मेरे माँ बाप तक ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो बर्फ से बना हथियार बुलाती है और अपने पति पर हमला कर देती है। पिता भी अपनी ताकतों से बचाव करते हैं और कहते हैं कि उसे सबक सिखाना पड़ेगा। बच्चे सामने से ये पूरा फाइट सीन देखते रहते हैं। माँ और बाप की टक्कर तेज हो जाती है, लेकिन तभी अचानक उनके बीच से एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ती है। दादाजी वहां आ पहुंचते हैं। दोनों माता पिता उन्हें देखकर चुप हो जाते हैं। दादाजी गुस्से से माँ से कहते हैं, एक माँ होने के नाते तुझे अपने बेटे को सबसे पहले रखना चाहिए, इतनी लापरवाह मत बनो। फिर दोनों को घूरकर याद दिलाते हैं, तुम दोनों पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। ये सुनकर पति पत्नी शांत हो जाते हैं और अपने हथियार हटा लेते हैं। बच्चे थोड़ी दूरी से ये सब देखते रहते हैं। बहन पूछती है, अब हम क्या करेंगे? लेकिन एमसी उसे आश्वासन देता है, फिक्र मत कर, वो लोग आ रहे हैं। तभी अचानक नौकरानी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बटलर दादाजी को बताता है कि उसे पास वाले जंगल से हलचल महसूस हुई है। पूरा परिवार भी नोटिस करता है कि कुछ नजदीक आ रहा है और सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी 3 गॉब्लिन्स जंगल से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शक्लें बनी हुई हैं। ऊपर से देखने पर साफ दिखता है कि गॉब्लिन्स धीरे धीरे एमसी के परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अजीब तरीके से चीखने चिल्लाने लगते हैं, जैसे लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। लेकिन अगले ही पल तीनों राक्षस लकड़ी के नुकीले भालों से आर पार कर दिए जाते हैं। 1200 का पिता चौंक कर कहता है, यह कैसे हो सकता है? यह इलाका तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था। दादाजी झुंझलाते हुए कहते हैं, यही होता है जब पढ़ाई करने की जगह तुम बार में लड़ाइयां करते फिरो।
तभी माँ के शरीर से बैंगनी रोशनी फैलने लगती है। छोटी बहन समझाती है माँ की एसेंस ही डेमोनिक बीस्ट्स को खींचती है, खासकर हाई लेवल वाले। और सच में थोड़ी ही देर में ढेर सारी गॉब्लिन्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। परिवार और भी सतर्क हो जाता है। फिर सामने पूरी की पूरी एलीट गॉब्लिन्स की सेना आ जाती है, जिन्हें एक भी रैंक गॉब्लिन लीड कर रहा था। उनमें से एक गॉब्लिन कुल्हाड़ी उठाकर परिवार की तरफ झपटता है। बिना डरे दादाजी आदेश देते हैं, इसे तुरंत खत्म करो। और अगले ही पल परिवार के बाकी लोग अपनी अपनी एलिमेंटल ताकतें इस्तेमाल करके गॉब्लिन्स से भिड़ जाते हैं। इसी हंगामे का फायदा उठाकर हमारा एमसी अपनी बहन से कहता है, अब निकलने का टाइम है। तो बहन उसे गोद में लेकर सीधा एक खड़ी चट्टान की तरफ दौड़ जाती है। बिना सोचे समझे वो छलांग लगाती है और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उसी पल बहन की आंखें तेजी से चमक उठती हैं और उसकी खास ताकत एक्टिवेट हो जाती है। वो अपनी हवा वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उड़ने लगती है और भाई को सुरक्षित लेकर आसमान में निकल जाती है। एमसी हैरान होकर पूछता है, तूने उड़ना कब सीख लिया? वो मुस्कुराते हुए बताती है, ये सिस्टम का रिवॉर्ड है। एमसी हक्का बक्का रह जाता है। कौन सा टास्क था? बहन हंसते हुए कहती है, सिस्टम ने बस कहा था कि अपने भाई को नहलाओ। फ्लैशबैक में दिखता है कि जैसे ही उसने ये मिशन पूरा किया, सिस्टम ने उसे रेयर फ्लाइट टेक्निक का इनाम दिया। एमसी गुस्से में सोचता है, इतना बेवकूफी वाला टास्क और इनाम इतना ओपी। इधर उनकी लाल बालों वाली छोटी बहन एक सांप से बहादुरी से लड़ रही होती है। वो अपनी तेज तलवार से उस पर वार करती है, लेकिन तभी एक और विशाल अजगर निकल आता है और बाकी शिकारियों पर हमला कर देता है। वो उनकी ढालें आसानी से तोड़ देता है। एक जोरदार वार से वो एक हंटर को इतनी जोर से उड़ाता है कि उसकी गार्ड पूरी तरह टूट जाती है। जमीन पर एक औरत बुरी तरह घबराकर अपने कप्तान से चिल्लाती है, हम अब और नहीं लड़ सकते। कप्तान गुस्से में सीधे कुईशांग की तरफ बढ़ता है और पूछता है, तू ऐसा हमला क्यों कर रहा है? धोखेबाज एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे तो अपने शिकारों की चीखें सुनकर मजा आता है। लीडर दांत भींचते हुए पूछता है, तेरा मास्टर कौन है? गिल्ड का एग्रीमेंट तोड़ना कानून के खिलाफ है। विलेन ठंडी हंसी हंसकर कहता है, कानून तो कमजोरों और आम लोगों के लिए होता है, मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं। इतना कहकर वो बिजली की रफ्तार से कप्तान की तरफ झपटता है, जैसे उसे वार करने वाला हो। लेकिन अचानक वो सीधे एक महिला हंटर पर टूट पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती। हार चुकी वो औरत कप्तान की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, कप्तान, मुझे इस निर्दयी आदमी से बचाइए। लेकिन गद्दार बिना जरा भी दया दिखाए उसे पकड़कर सीधे विशाल अजगर के मुंह में फेंक देता है। अजगर निर्दयता से उसे चबा जाता है, सबके सामने, बिना किसी रहम के। पूरा ग्रुप सन्ने रह जाता है। कप्तान निराश होकर चिल्लाता है, मिशन फेल हो गया, सब भागो यहां से। लाल बालों वाली लड़की इस खौफनाक नजारे को देखकर डर और सदमे से बिल्कुल जड़ हो जाती है। लेकिन लीडर गुस्से में पागल होकर तलवार उठाता है और दहाड़ता है, मैं इस गद्दार को यहीं खत्म कर दूंगा। वो पूरी ताकत से वार करता है, मगर विलन तेजी से बच निकलता है और तुरंत पलटवार करके कप्तान को सीधा वार कर देता है। कप्तान जख्मी होकर गिर पड़ता है। ये देखकर लड़की चीखती है, तू तो राक्षस है। वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार करती है और दुश्मन पर एक चीज फेंक देती है, सिर्फ वक्त खरीदने के लिए। लेकिन विलन बिल्कुल भी नहीं हिलता, बस उसकी शर्ट का एक टुकड़ा फट जाता है। वो हंसते हुए कहता है, अफसोस, तुम लोग यहाँ मुझसे टकरा गए, अब तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। इतना कहकर वो सीधे लड़की पर झपटता है, उसके पंजे चमकते हुए वार करने के लिए तैयार। लड़की कांपती है, उसके चारों तरफ टूटी हुई तलवार के टुकड़े बिखरे होते हैं। लेकिन ठीक आखिरी पल में कप्तान खुद को उसकी ढाल बना देता है और घातक वार अपने ऊपर झेल लेता है। कप्तान की लाश जमीन पर गिरती है, लेकिन गद्दार उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। फिर वो कप्तान के शरीर को उठाकर अजगर की तरफ फेंकता है, जो तुरंत उसे निगल जाता है। लड़की भय से पागल होकर चीखती है। उसकी आंखों के सामने अजगर कप्तान को निगल रहा होता है और उसके शरीर से बैंगनी बिजली फूट रही होती है। विलेन उसकी तरफ देखकर कहता है, अफसोस, मैं तुझे अपनी कलेक्शन में जोड़ना चाहता था, तुझे ट्रॉफी की तरह सजाकर रखना चाहता था। खून से सना हाथ उठाकर वो उसका चेहरा पकड़ लेता है। लड़की रोती है, पूरी तरह निराश। अपने आखिरी पलों में वो बुरी तरह चिल्लाती है, भाई बहने, तुम लोग कहाँ हो? अचानक आसमान से एक विशाल बिजली की तलवार उतरती है और एक आवाज गूंजती है, हम आ गए हैं तुझे बचाने। गद्दार पलटकर उस वार को अपने हाथ से रोक लेता है। जबरदस्त धमाका होता है और पीली ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है, मगर विलन उस ताकत को भी झटक देता है। लड़की हैरान होकर ऊपर देखती है और चिल्लाती है, वी! और उसी पल एमसी और उसकी बहन जमीन पर उतरते हैं, लड़ाई के लिए तैयार। लड़की एमसी की पुरानी शक्ल पहचान लेती है और कांपती आवाज में कहती है, भैया। हमारा एमसी अपनी बहन से कहता है कि वो सब कुछ बाद में समझाएगा, लेकिन अभी उनके सामने इससे भी बड़ा खतरा खड़ा है। इसी बीच लाल बालों वाली लड़की बस उसे देख रही है।
उसके चेहरे पर साफ लिखा है, ये आखिर हो क्या रहा है। सांप का सामना करते हुए हीरो को एहसास होता है कि उस दैत्य ने अवेकनर्स को खाकर खुद को इवॉल्व कर लिया है। ऐसा तो आज तक कभी दर्ज ही नहीं हुआ। उसी समय खलनायक किसी कैद से छूटता हुआ दिखता है। उसके चारों ओर जबरदस्त पीली ऊर्जा घूम रही होती है। आखिरी जोर लगाकर वो अपनी पूरी ताकत एक साथ छोड़ देता है और पल भर में जो भी उसे रोक रहा था उसे तोड़ देता है। फिर वो तिरछी नजरों से उन्हें देखता है और ताना मारता है, अरे ये तो नौजवान मालिक और उसकी छोटी सी नौकरानी निकली। बस अब तीनों भाई बहन अपने दुश्मन के सामने खड़े हैं, आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। लाल बालों वाली लड़की हैरानी से पूछती है कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला और उनके साथ वो दूसरी छोटी लड़की क्यों है। लेकिन बुरा आदमी उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है और बस ये सोचने लगता है कि इस नए हालात से कैसे निपटे। एमसी को अब एहसास होता है कि दुश्मन कोई दिमाग खाली गुंडा नहीं बल्कि काफी चालाक है। वो आदमी अपना असली प्लान बताता है, नौकरानी लड़की को एक दिमागहीन कठपुतली बना देगा और एमसी को अपने बॉस के हवाले कर देगा। फिर हमें उसके पावर का असर दिखता है। उसने कई हंटर्स को बेरहमी से गिरा दिया है। चारों ओर लाल ऊर्जा से बनी हथियारें हवा में तैर रही होती हैं और खुलासा होता है कि दुश्मन के पास मेटल टाइप की ताकत है। वो अपने शरीर में हथियारों को मिला सकता है और उन्हें अपनी मर्जी से चला सकता है। हमारा नायक उनकी ताकतों का विश्लेषण करता है और समझ जाता है कि उनके बीच का फर्क बहुत ही विशाल है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अपनी बहनों की तरफ मुड़कर कहता है कि ध्यान से सुनो और उसी के हिसाब से चलो। दूसरी तरफ दुश्मन लड़ाई के लिए तैयार होता है और उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा फैलने लगती है। अगले ही पल खलनायक बिजली जैसी तेज रफ्तार से झपटता है। उसके पंजे सीधे एमसी की तरफ बढ़ते हैं। खतरा देखते ही उसकी बहनें पीछे हट जाती हैं और हमारा हीरो जवाबी वार की तैयारी करता है। वो अपनी डिवाइन लाइटनिंग अवेकनिंग एक्टिवेट करता है और जबरदस्त पीली ऊर्जा बाहर निकलती है। उस शक्ति का इस्तेमाल कर हमारा नायक अल्ट्रा स्पीड से दुश्मन के हमले चकमा देता है। दुश्मन हैरान रह जाता है जब वो इस बच्चे की टेक्निक देखता है। ये तो एक फॉरबिडन मूव है। तभी उसकी यादों में एक और लड़ाई ताज़ा हो जाती है जब उसने किसी को हराया था जो यही टेक्निक इस्तेमाल करता था। यादों को जोड़ते ही उसे सच्चाई समझ आ जाती है और वो हंसने लगता है। ये बच्चा वही है, उसके पिछले जन्म का दुश्मन। लेकिन छोटे शरीर में इतनी ताकत झेलना आसान नहीं था। हमारे एमसी का शरीर टूटने लगता है। ये जानते हुए कि उसके पास बस एक मौका है, वो अपनी बहनों के नाम चिल्लाता है और असली प्लान शुरू हो जाता है। दुश्मन अचानक एक आवाज सुनता है और उसकी नजर उस तरफ जाती है। अगले ही पल लाल बालों वाली बहन एक विशाल बोल्डर उठाए हुए खड़ी होती है, उसे कुचलने के लिए तैयार। बिना सोचे वो पत्थर सीधा फेंक देती है, लेकिन दुश्मन आसानी से बच निकलता है और बोल्डर जमीन से टकराते ही चकनाचूर हो जाता है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जमीन पर तेजी से दौड़ती हरी ऊर्जा की लकीर। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल उसके सामने धूल और हवा का तूफान बन जाता है। यह हमला एमसी की दूसरी बहन का था, उसकी विंड एबिलिटी से। लेकिन दुश्मन तूफान के बीच भी शांत रहता है और ताने कसता है, ये सब सस्ते खेल हैं। यही मौका देखकर हमारा एमसी अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठा करता है और एक पूरी शक्ति से भरा लाइटनिंग स्पीयर बनाता है। दिव्य मार्शल आर्ट्स तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपनी आखिरी ताकत से उस भाले को फेंक देता है। दुश्मन चौंक जाता है और बड़बड़ाता है कि ये बच्चा कितना चालाक है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बिजली का भाला सीधे उसके सिर पर लगता है और जबरदस्त चोट पहुंचाता है। वार इतना ताकतवर होता है कि वो उसके आर पार निकलकर आसमान तक चला जाता है। स्पीयर की ऊर्जा से एक विशाल धमाका होता है और पूरा जंगल तबाही के निशान से भर जाता है। थका हारा हमारा एमसी वहीं गिर पड़ता है। उसकी बहनें तुरंत उसके पास आती हैं और सफेद बालों वाली बहन गुस्से में उसे डांटती है कि इतना लापरवाह हमला कैसे कर सकता है। दोनों बहनें उसके हालात से बेहद परेशान होकर उसकी देखभाल करती हैं। लेकिन दुश्मन, जो घायल होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था, कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अब वो नौजवान मालिक की रक्षा करेगा इन दोनों छोटी लड़कियों से। डरावनी हंसी के साथ वो एक तेज धार वाला ब्लेड निकालता है और फिर से पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। बिना देर किए वो हाई स्पीड से दोनों लड़कियों की तरफ झपटता है, उन्हें खत्म करने के इरादे से। तभी नौकरानी लड़की चिल्लाकर चेतावनी देती है और लाल बालों वाली बहन के सामने कूद जाती है। अगले ही पल दुश्मन का क्रूर वार सीधा सफेद बालों वाली लड़की को लग जाता है। जबरदस्त ताकत के साथ टक्कर लगते ही वह दूर जा गिरती है और जोर से एक पेड़ से टकराती है।
विलन दूसरी लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारी बारी भी अब आने ही वाली है। वह अपने हाथों को तेज ब्लेड्स में बदल लेता है और अगले बेरहम वार की तैयारी करता है। वह अपने ब्लेड्स से लड़की को नीचे दबा देता है और कहता है कि अब तुम उस प्लान्स के लिए सही बेट बनोगी। लेकिन तभी अचानक पीली बिजली जैसी चमक आती है और उसका वार रोक देती है, लड़की को आखिरी पल में बचाते हुए। इसके बाद दुश्मन का निशाना एमसी पर होता है। वह अपनी डैगर कसकर पकड़ता है और नीचे वार करता है, पूरे इरादे से उसे वहीं खत्म करने के लिए। ब्लेड एमसी की पीठ में धंस जाती है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। विलन उसे हवा में फेंक देता है और उसकी लाल बालों वाली बहन बेबस होकर देखती रहती है। तभी बहन बंधनों को तोड़ देती है, अपने घायल भाई को पकड़ लेती है और वहां से भागने लगती है। विलन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, इतनी जल्दी मौत से मिलने की क्या जल्दी है। लेकिन एमसी, जो बहन की बाहों में है, जवाब देता है, असल में मौत से मिलने की जल्दी तुम्हें होनी चाहिए। उसकी आंख से खून बह रहा है और यह सुनकर विलेन गुस्से से पागल हो जाता है। अचानक आसमान से आवाज आती है, कमीने, अपने मालिक पर वार करने की हिम्मत कैसे हुई। यह आवाज एमसी के दादा की है, जो अब गुस्से से भरी आंखों से विलेन को घूर रहे हैं। विलेन को समझ आता है कि पहले का चमकदार हमला असल में फैमिली को बुलाने का सिग्नल था। एमसी बस हल्की मुस्कान देता है, मानो यही उसकी प्लानिंग थी। फिर फ्लैशबैक। फैमिली लड़के को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। बटलर कहता है, यंग मास्टर गायब है। पिता गुस्से में कहते हैं, यह लड़का तो अब अपने पैरों पर चलने लगा है। बटलर बताता है कि नौकरानी लड़की भी गायब है। गुस्से में फैमिली हेड अपने आदमियों पर चिल्लाता है, जल्दी ढूंढो उन्हें। तभी उन्हें आसमान में एमसी के अटैक की रोशनी दिखती है और उन्हें पता चल जाता है कि वह कहाँ गया है। दादाजी अपनी बिजली जैसी शक्ति से तेजी से उसी सिग्नल की ओर उड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह तुरंत हालात समझ जाते हैं। विलन डर जाता है और सोचता है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद है एमसी को पकड़कर बंधक बनाना। वो विलन पूरी स्पीड से भाई बहन की तरफ दौड़ता है ताकि उन्हें पकड़ सके, लेकिन लाल बालों वाली बहन फुर्ती से एक स्टाफ निकालती है और अपने भाई की रक्षा के लिए पलटवार करने को तैयार हो जाती है। वो एक जबरदस्त वार करती है जो विलन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमले से वो आदमी हिल जाता है, दमदार झटका, और गुस्से से लड़की की तरफ घूरता है। तभी अचानक हमारे हीरो के पिता वहां आ जाते हैं, बेहद नाराज और विलन को बकवास करार देते हैं। कहते हैं, तू किसी काम का नहीं है। फिर वो खुद ही उस विलन पर अटैक कर देते हैं। विलन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये सब मेरी गलती नहीं थी। लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता क्योंकि वहां उस इलाके का एक विशालकाय जानवर पहले से घात लगाकर खड़ा होता है। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। वो जानवर एक ही बार में उस पर टूट पड़ता है, बिल्कुल भी मौका नहीं देता, और वही उसका अंत हो जाता है। इसके बाद वो सांप जैसा जीव धीरे धीरे इवॉल्व करने लगता है और एक शानदार सुनहरे रूप में बदल जाता है। उधर बटलर भागते हुए बच्चों के पास पहुंचता है और बताता है कि चिंता मत करो, हमारे यंग मास्टर ठीक हैं, चाहे उन्हें चोट लगी हो। दादा लड़की की तारीफ करते हैं और कहते हैं, अब यह सांप पूरी तरह तैयार है, इसका दुर्लभ खजाना निकालने का समय आ गया है। तभी उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। ये सारे रॉयल परिवार आम लोगों को इन राक्षसी जीवों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये और ज्यादा ताकतवर बन सकें। इस सच्चाई को समझते ही दादा और उनका बेटा यानी हमारे एमसी के पिता सुनहरे राक्षस के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। और जब उनकी भिड़ंत होती है तो पूरे जंगल में एक भयानक लाल एनर्जी का धमाका गूंजता है। उनके टकराने से लाल एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है जो पूरे जंगल को चीरते हुए निकल जाता है। धुएं से दो फिगर्स बाहर आते हैं और बच्चे दूर से सब कुछ अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। हमारा हीरो तब सब समझ जाता है, नोबल फैमिलीज आम लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि इन बीस्ट्स को फीड करके लेवल अप कर सकें। तभी दादा और पापा, वो फिर कहता है कि यह हार्वेस्ट तो उस दिन की उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकला। ग्रैंडपा बटलर को ऑर्डर देता है कि वो 2 लड़कियों को लेकर वेयरहाउस के लिए बाकी मटेरियल्स कलेक्ट करे। अपने दिमाग में बूढ़ा जैसर पहले से प्लान बना रहा है कि बेकार सामान को स्क्रैप में मिलाकर एवरेज जो हंटर्स को बेचेगा, और जो हाई क्वालिटी आइटम्स हैं उनके दाम बढ़ाकर फ्रंटलाइन स्क्वाड से मोटा पैसा वसूलेगा। फिर वो अपने बेटे को पॉइजन सैक देता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट नए कनेक्शंस बना सके। उधर हमारे हीरो का पापा बस एक चालाक सी मुस्कान के साथ सब कुछ देखता रहता है। ग्रैंडपा सिल्वर स्नेक का हॉर्न देता है ताकि उसे ऑक्शन हाउस ले जाया जा सके। जहां तक स्केल्स की बात है, वो कहता है कि इन्हें वो अपने प्रेशियस पोते के लिए प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स में बदलेगा। ये सब सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान सा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड उनके एक्शंस देखकर।
इसके बाद बटलर अपने मास्टर के आगे झुककर उसके सारे ऑर्डर्स मानने की हामी भरता है। लेकिन तभी बच्चे का पापा बीच में बोल पड़ता है और अपने पिता से कहता है कि स्नेक किंग की एसेंस उसे दे। ग्रैंडपा बड़बड़ाता है, कहता है कि उसके पास एक बेहतरीन वाइफ है और बेहतर होगा कि उसका बेटा उससे शेयर करे। तभी प्रोटैगनिस्ट की मां सामने आती है और उसकी बहनें पीछे से सब देख रही होती हैं। हमारे हीरो का पापा उसकी मौजूदगी देखकर शॉक हो जाता है और बस घूरता रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसका चेहरा गुस्से में बदल जाता है और वो दांत पीसने लगता है। अपनी बहन की बाहों में प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर उस आदमी को एक बहुत सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। ग्रैंडपा तब स्नेक एसेंस को बटलर की ओर उछाल देता है, जो बड़ी आसानी से उसे हवा में पकड़ लेता है। उस एनर्जी स्फीयर को पकड़कर बटलर उसकी पावर से दंग रह जाता है। फैमिली का हेड कहता है कि उसका बड़ा बेटा इवॉल्व हो रहा है और यह चीज बहुत काम आएगी। जमीन पर घुटनों के बल झुककर बटलर उसका शुक्रिया अदा करता है और हमेशा के लिए फैमिली के प्रति लॉयल्टी की कसम खाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं शानदार लूकलैंड मैंशन को, तारों भरी रात के आसमान के नीचे। उस कमरे में हमारा हीरो एक पेंडेंट पकड़े बैठा है और उसकी बहन उसे बताती है कि अब शुआंग उसकी मेड है। और तभी दोनों बहनें मेड यूनिफॉर्म्स में सजी हुई सामने आती हैं और मुस्कुराती हैं। वो पेंडेंट को देखता है और सिस्टम प्रॉम्प्ट इन्फॉर्म करता है कि उसे रैंक ए डिफेंसिव आइटम मिला है। उसका चेहरा देखकर लड़कियों में से एक फिक्र से पूछती है कि उसके भाई को क्या हुआ। अचानक लड़के की आंखें चमक उठती हैं और वो पेंडेंट पर अपनी लाइटनिंग पावर चला देता है। वो पेंडेंट को सुपर चार्ज करने के लिए अपनी बिजली की एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बेडरूम की खिड़की से पीली एनर्जी का एक बड़ा ब्लास्ट बाहर निकलता है। दोनों बहनें अपने भाई की तरफ घूरकर देखती रह जाती हैं, उसकी पावर देखकर पूरी तरह शॉक में। इतनी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बाद भी पेंडेंट बिल्कुल सेफ रहता है, बिना एक भी स्क्रैच के। वो अपने मन में सोचता है कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि बीस्ट्स इवॉल्व हो जाते हैं अगर वो अवेकेंड लोगों को निगल लें। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि नोबल फैमिलीज आम लोगों को अपनी चालों के लिए बेट की तरह इस्तेमाल करती हैं। ऐसे करके वो पावरफुल रिसोर्सेज और गियर हासिल कर लेते हैं जिन तक कमजोर लोग कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन एकेडमी में तो यही सिखाया जाता है कि नोबल्स पावरलेस लोगों को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डालते हैं। ये सारा हिपोक्रेसी याद करके हमारा प्रोटैगनिस्ट गुस्से से भर जाता है और अपनी मुट्ठियां कस लेता है। फिर बहनें पूछती हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सच में इतनी पावरफुल चीज है। वो मुड़कर समझाता है कि अब जाकर उसे समझ आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन की कमी कितनी डेंजरस हो सकती है। वो कहता है कि अब से उन्हें लू फैमिली का इस्तेमाल करके और इंटेल जुटाना होगा। दृढ़ नजर से दोनों लड़कियां अपने छोटे भाई की प्लान को मान जाती हैं। कुछ देर बाद हीरो शुआंग से पूछता है कि वो उस डिवाइन टीम के साथ क्यों थी। वो जवाब देने में हिचकिचाती है और दूसरी बहन बोल पड़ती है कि उसे भी यह जानना है कि उसकी पावर इतनी स्ट्रांग क्यों है। लाल बालों वाली बहन चुप रह जाती है और दूसरी उसे गहराई से देखती है। फिर प्रोटैगनिस्ट सनसन नाम की दूसरी बहन के बारे में पूछता है और उस जवान लड़की का चेहरा तना हुआ सा हो जाता है। जैसे ही वो दूसरी लड़की का नाम सुनती है, वो पूरी तरह शॉक में चली जाती है। आंखों में आंसू भरकर वो सानसान के साथ हुई घटना समझाने की कोशिश करती है। फिर अचानक जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, खुद को रोक ही नहीं पाती। तभी प्रोटैगनिस्ट उसका मुंह ढक देता है और चेतावनी देता है कि वहां जोर से रो नहीं सकते। शांत होने के बाद वो अब भी हिल चुकी हालत में बेड पर बैठ जाती है। वो बताने लगती है कि उस दिन ये अपने भाई को ढूंढने बाहर गई थी और कभी वापस नहीं आई। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक भूखी सी शुआंग जो केक के एक टुकड़े को घूर रही है। उसका हाथ केक पर रखी चेरी पकड़ने के लिए बढ़ता है। चेहरे पर उदासी है, वो अपने भाई बहनों के घर आने का इंतजार कर रही है। फिर वो डिसाइड करती है कि खुद ही अपने भाई और यी को ढूंढे ताकि वो जल्दी घर आ सके। तो शुआंग अंधेरे घर में तलाश शुरू कर देती है, सांस का नाम पुकारते हुए। डरी हुई वो अंधेरे हॉलवे में भागती है और अपनी बहन से कहती है कि खेलना बंद करे। फिर वापस प्रेजेंट में लड़का शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि सनसान घर से भाग गई थी। वो समझाती है कि छत से उसने देखा था कि बीस्टाइड एक बुरे इंसान की वजह से आई थी। हमारा हीरो पूछता है कि बीस्टाइड तो अनकंट्रोलेबल नेचुरल डिजास्टर नहीं होनी चाहिए। अपनी यादों में वो बेतहाशा सांस को ढूंढ रही होती है पूरे शहर की छतों पर। वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और सांसन से विनती कर रही थी कि जल्दी बाहर आ जाए। तभी
वो बगल में देखती है, चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही होती है। छत पर उसने एक मिस्टीरियस आदमी को देखा जो फुल मून के नीचे स्टाफ पकड़े खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें तेज लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसने फिर अपना स्टाफ उठाया, जो पावरफुल एनर्जी से ग्लो करने लगा, और फिर उसने स्टाफ को जमीन पर पटका, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकल गई। जमीन पर एक विशाल लाल मैजिक सर्कल बन गया, जिसने पूरे एरिया को रोशनी से भर दिया। फिर सर्कल ने एक रेड लाइट की बीम छोड़ी, जो अंधेरे आसमान की ओर उठ गई। वो बीम आसमान को चीरते हुए निकलती है और एक लाल पोर्टल बन जाता है। उस पोर्टल में एक विशालकाय रेप्टिलियन आंख दिखाई देती है और श्वांग पूरी तरह डर से कांप उठती है। एक पल बाद वो रहस्यमयी लाल पोर्टल बस ऐसे ही रात के आसमान में मटेरियलाइज हो जाता है और उसमें से कई लाल डिमोनिक बीस्टी निकलकर शहर में तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए श्वांग उस सीन को याद भर करके डर से कांप जाती है। अपनी यादों में वो खुद को अकेली और चारों तरफ से बड़े बड़े लाल डिमोनिक बीस्ट तक आते थे से घिरी पाती है। आसमान के पोर्टल से अनगिनत क्रीचर्स बाहर निकलते हैं और सामने दिखने वाले हर इंसान पर हमला कर देते हैं। वो बताती है कि एक डीमन वुल्फ उसका पीछा कर रहा था। तभी उसके सामने एक पैनल आया। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने बॉडी कल्टीवेशन की डिवाइन पावर अवेकन कर ली है। सिस्टम के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसने 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक अविश्वसनीय छलांग लगाई और भाग निकली। प्रेजेंट में वापस वो कहती है कि भागते भागते उसे एक सब्जुगेशन टीम मिली, जिसने उसे अपने साथ रख लिया। हमारा प्रोटैगोनिस्ट हैरान रह जाता है कि एक और सिस्टम सामने आया और इतने सारे चमत्कार उनके साथ हो रहे हैं। ये कहती है कि अगर उन सबके पास सिस्टम्स हैं तो सैमसन के पास भी हो सकता है, और शायद वो अभी भी जिंदा हो। हमारा हीरो हामी भरता है और कहता है कि वो लू फैमिली के नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसके बारे में क्लूज ढूंढेंगे। अचानक श्वांग बताती है कि उसे सिस्टम से एक टास्क मिला है, साथ ही रिवॉर्ड भी। बिना कोई वार्निंग दिए वो अपने भाई को बाहों में उठा लेती है, जिससे वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसके साथ फिर वही होने वाला है। दोनों बहनें एक्साइटेड होकर दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि सिस्टम का मिशन है कि वो अपने भाई को दोबारा नहला दें। दोनों बहनें उत्साहित होकर हवेली के अंदर भाग रही थीं, हमारे एमसी के साथ, जो अपनी अजीब सी सिस्टम को लेकर चिल्ला रहा था। और देखते ही देखते वे एक बहुत ही बड़ा और लग्जरियस बाथरूम तक पहुंच जाते हैं, ताकि वो अपना दिया गया मिशन शुरू कर सकें। लाल बालों वाली बहन फिर हमारे छोटे से लड़के को हवा में उठा लेती है और कहती है कि ये कितना क्यूट है, जिस पर दूसरी बहन पूरी तरह एग्री कर जाती है। उसकी बहन लगातार टीजिंग करती रहती है, जैसे कि उसे ये पूरा सिचुएशन काफी फनी लग रहा हो। ये सब देखकर हमारा लड़का पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब टब में एक बहन उसके बाल धो रही है, जबकि दूसरी बस उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। दोनों खूब मजे कर रहे थे, छोटे मास्टर के नहाने के टाइम पानी हर जगह उछालते हुए। नहाने के बाद वे उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो कितना अच्छा बच्चा था, लेकिन वो शिकायत करता है कि वे बदल गए हैं। अचानक लाल बालों वाली बहन वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक बेहद नर्वस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर हमारा एमसी घबराकर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो इस तरह दिख रही है। फिर वो डर से कांपते हुए इशारा करती है और बताती है कि बीस्ट टाइड उसी शख्स की वजह से हुआ था। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसकी दूसरी बहन पूरी तरह से हिल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बटलर एक ऐसे आदमी के साथ चल रहा है जिसके चेहरे पर एक स्कार है। जूम इन करते ही हमें उस आदमी का चेहरा साफ दिखता है, जिसकी नज़र बहुत सीरियस और डराने वाली है। एक फ्लैशबैक में लड़की उसी आदमी को एक छत पर देखती है जो स्टाफ का इस्तेमाल करके बीस्ट टाइड बना रहा था। अपनी याद में वो आदमी एक बहुत बड़ा लाल मैजिक सर्कल बनाता है जो आसमान को चीर देता है। उस पोर्टल से एक विशाल रेप्टिलियन आंख प्रकट होती है, जिससे लड़की पूरी तरह से डर जाती है। तभी हमारा एमसी घोषणा करता है कि वो फ्यूचर फैमिली हेड का बेटा है और उन्हें पैनिक न करने को कहता है। इसके साथ ही तीनों हॉलवे में आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो दोनों आदमी आगे की ओर चलते हैं, हमारा एमसी उन्हें घूरता है। उसके चेहरे पर सीरियस और सस्पिशियस एक्सप्रेशन होता है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरते हैं, लाल बालों वाली बहन बेहद नर्वस हो जाती है और अपना डर छुपा नहीं पाती। स्कार वाले आदमी को लड़की की रिएक्शन नजर आती है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कहता। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए दोनों बहनें बटलर को जबरदस्ती मुस्कुराकर ग्रीट करती हैं। बटलर फिर हमारे एमसी को झुककर रिस्पेक्ट से संबोधित करता है और उसे वोंग मास्टर कहता है। प्रोटैगोनिस्ट बहुत स्टर्न,
नज़र से उन दोनों को हॉलवे में दूर जाते हुए देखता है। वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और बटलर घोषणा करता है कि जो किंग घर के मास्टर से मिलने वापस आया है। हमारा एमसी समझ जाता है कि ये मीटिंग रूम है और तय करता है कि वो उनकी बातचीत छुपकर सुनेगा। उसकी बहन चिंतित होकर पूछती है कि क्या उन्हें वहां पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो उसे चिंता न करने को कहता है, जैसे कि उसके पास पहले से कोई प्लान हो। प्लान को आगे बढ़ाते हुए वे धीरे धीरे दरवाजे के पास चुपके से पहुंचते हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी बहनों के साथ कमरे में घुस जाता है और एक गार्ड चिल्लाता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर उसका दादाजी अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं। उनके साथ वो दो आदमी भी मौजूद होते हैं जो अचानक इस सीन को देखकर हैरान रह जाते हैं। बहनें झुककर माफी मांगती हैं और घबराकर कहती हैं कि वो एमसी को रोक नहीं पाई, लेकिन छोटा लड़का सबको अनदेखा कर देता है और अपने हाथ फैलाते हुए दादाजी की तरफ दौड़ पड़ता है, उन्हें पुकारते हुए। परिवार का मुखिया बाकी सबको डिसमिस कर देता है और अपने पोते को मुस्कुराते हुए पास आने के लिए कहता है। हमारा एमसी उनकी गोद में बैठा होता है और दादाजी परिवार की ताकत के बारे में बात करते हैं और नए बीस्ट टाइट्स के बारे में पूछते हैं। बटलर और स्कार वाला आदमी ध्यान से मास्टर के आदेश सुनते हैं। फिर आदमी रिपोर्ट देता है कि उन्होंने पहले ही नए बीस्ट ग्रुप्स ढूंढ लिए हैं और वे किसी भी पल हमला कर सकते हैं। यह सुनकर हमारा छोटा हीरो गुस्से में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि एकेडमी झूठ बोल रही है और छात्रों को सीधे एक खतरे वाले जोन में भेज रही है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक टीचर कह रहा है कि टाइड्स एक नेचुरल डिजास्टर है और अवेकेंड लोग प्रोटेक्टर्स होते हैं। बटलर कहता है कि उसने पहले ही गिल्ड के लिए इंतजाम कर लिया है कि वे हाई रिवॉर्ड्स वाली मिशंस पोस्ट करें ताकि कई टीम्स अट्रैक्ट हो जाएं। दादाजी उस आदमी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उसका परिवार 3 जनरेशन से उनके परिवार की सेवा कर रहा है और वो इससे बहुत खुश हैं। बटलर फिर स्कार वाले आदमी की ओर इशारा करता है, जो तुरंत ही उसका मतलब समझ जाता है। बिना एक पल गनवाए वो आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये लू फैमिली के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बटलर उसका शुक्रिया अदा करता है उस गिफ्ट के लिए जिसकी वजह से उसके बेटे ने पीक बी रैंक हासिल कर लिया, और वो मास्टर की मेहरबानी के लिए अपनी ग्रैटिट्यूड जाहिर करता है। परिवार का मुखिया मुस्कुराता है और उन्हें आदेश देता है कि वे बीस्ट टाइड वाले प्लान को वैसे ही आगे बढ़ाएं जैसे तय किया गया था। वो आदमी अब भी घुटनों पर बैठा रहता है और बिना किसी सवाल के अपने मास्टर का आदेश स्वीकार कर लेता है। दादाजी ये भी आदेश देते हैं कि सर्वाइवर्स के लिए महंगा उपकरण और मनोरंजन सर्विसेज तैयार की जाए। एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एक आदमी जो एमसी के दादाजी का यंग वर्जन लगता है, हॉट स्प्रिंग में कई लड़कियों के साथ आराम करता हुआ दिखता है, जबकि दूर से एक मेड देख रही होती है। बटलर अपने मास्टर के सामने झुककर सारी दी हुई ऑर्डर्स बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता है। रात हो जाती है और चांदनी के नीचे लू फैमिली की विशाल और लग्जूरियस हवेली दिखाई देती है। वापस कमरे में हमारा एमसी अपनी बहनों को परिवार का प्लान समझाता है, पोर्टल्स खोलना और लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना। वो कहता है कि वे अवेकेंड लोगों को बीस्ट से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वे ढेर सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकें। उसकी बहन गुस्से से भर जाती है और पूछती है कि वो लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, क्या उन्हें ये लोग इंसान नजर नहीं आते। हमारा एमसी फिर समझाता है कि अमीरों के लिए सिर्फ वही लोग इंसान हैं और बाकी सब बस जानवरों की तरह हैं। लाल बालों वाली बहन सुझाव देती है कि सबको ये प्लान बता देना चाहिए, लेकिन हमारा छोटा लड़का उसे रोक देता है। वो कहता है कि भले ही वे सच बता दें, कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर दोनों बहनें चिंता में पड़ जाती हैं और अपने भाई से पूछती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमारा एएमसी ऐलान करता है कि वे लू फैमिली के गुंडों को गिराएंगे और बीस्ट टाइड को रोक देंगे। वो फिर अपनी दोनों बहनों को पास बुलाता है ताकि उन्हें अपना प्लान समझा सके। दोनों लड़कियां झुककर ध्यान से सुनने लगती हैं। फुसफुसाते हुए वो उन्हें अपना प्लान बताता है और वे पूरी सीरियसनेस से सुनती हैं। लड़का पूछता है कि क्या उन्होंने सब समझ लिया, और दोनों सिर हिलाकर हाँ कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहती हैं और पूछती हैं कि क्या वे सच में इतने ताकतवर दुश्मन को हरा पाएंगे। हमारा एमसी कहता है कि उनके पास तैयारी के लिए 3 हफ्ते हैं क्योंकि प्लान महीने के आखिर में शुरू होगा। वो अपनी बेबी बोतल उठाता है और कहता है कि उन्हें पावर अप करना होगा, लेकिन उसकी बहन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसे होगा। उसी वक्त हमारा छोटा हीरो और उसकी सफेद बालों वाली बहन एक दूसरे की तरफ नोइंग ग्लांस डालते हैं। बिना समय गंवाए वो बेबी बॉटल दूसरी बहन के मुंह में डाल देता है, जो अचानक चौंक जाती है। वो दूध पी लेती है और शॉक हो जाती है ये देखकर कि बिना ट्रेनिंग किए ही उसकी ताकत आसमान छू रही है। हमारा एमसी फिर दौड़ते हुए कहता है कि वो भी कुछ खाने जा रहा है। जब तक उसकी बहनें दूध खत्म कर रही होती हैं, एमसी की माँ शांति से मेडिटेशन कर रही होती है, तभी अचानक उसका बेटा आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो फिर शिकायत करती है कि उसकी भूख बस बढ़ती ही जा रही है और उसे एक छोटा शरारती लड़का कहती है जो कभी संतुष्ट नहीं होता।
3 हफ्ते बाद हमारा एएमसी सिस्टम स्क्रीन देखते हुए सोचता है कि क्या उसने अपनी लिमिट छू ली है। सिस्टम उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है और वो सोचता है कि क्या वो कॉर्न इनटू अ होस्ट बन सकता है। वो ये भी सोचता है कि क्या वो अपनी करंट स्टेट तक रिकवर कर सकता है बिना फिर से 9 महीने माँ के पेट में बिताए। इसके अलावा हमारा छोटा हीरो समझ जाता है कि वो अपनी नई स्किल को अटैक मेथड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एक इलस्ट्रेशन दिखाता है कि उसकी नई टेक्निक का इस्तेमाल कैसे सीधे दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। ठीक उसी वक्त उसकी बहनें दरवाजा धड़ाम से खोलते हुए अंदर आ गईं और उत्साहित होकर बोली कि सब कुछ तैयार है। कमरे में इकट्ठा होकर तीनों भाई बहन आने वाले दुश्मनों को रोकने की अपनी प्लानिंग पर बात करने लगे। दूसरे सीन में सफेद बालों वाली बहन धीरे से फुसफुसाई कि उसने पहले ही उस आदमी जो चन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। उसने बताया कि वो एक डिवाइन अवेकनिंग मास्टर है और अपनी अकादमी क्लास का टॉप ग्रेजुएट्स में से एक है। तभी एक और नौकरानी ने उन्हें चुप रहने को कहा और चेतावनी दी कि वो आदमी कितना खतरनाक है। वापस भाई बहनों की मीटिंग में लाल बालों वाली बहन बोली कि उसने भी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाई है। उसने बताया कि लॉर्ड ने उसे हाई लेवल की लाइफ एसेजेंस दी है, जिसकी वजह से वो बी रैंक के पीक तक पहुंच गया है। यह सुनकर सबसे छोटी बहन समझ गई कि वो पिछले दुश्मन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे वो पहले साथ मिलकर लड़े थे। एमसी ने तब अपनी पावर का आकलन किया और नोट किया कि वो अभी अभी सी रैंक के शुरुआती स्टेज तक पहुंचा है। उसने ये भी कहा कि शुआंग ने सिर्फ 3 हफ्तों में डी रैंक का पीक हिट कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे सब मिलकर उस आदमी के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन तभी लाल बालों वाली बहन उत्साहित होकर बोली कि टेंशन मत लो, क्योंकि उसने एमसी को नहाने में मदद करने के बाद एक नई स्किल अनलॉक की है। दोनों बहनें तुरंत सुपर एक्साइटेड हो गईं और पूछने लगीं कि आखिर उसने कौन सी पावर जागृत की। मुस्कुराते हुए और थोड़ी शान से उस लड़की ने कहा कि उसकी नई टेक्निक का नाम बहुत कूल और एपिक है। फिर उसने एक पोज मारा और जोर से बोली कि उस स्किल का नाम है ब्लू थर्स्टी रश। हीरो की बहन उस नाम से इंप्रेस हो गई, जबकि एमसी थोड़ा शर्मिंदा नजर आया। कॉन्फिडेंटली उसने समझाया कि ये टेक्निक उसे पूरे 30 सेकंड्स के लिए 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। वो घमंड से बोली कि अपनी नई पावर से एक पंच मारकर वो दुश्मन को सीधा प्लेनेट के दूसरी साइड तक उड़ा सकती है। पूरी तरह जोश में उसने शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी, जबकि उसकी दूसरी बहन उत्साहित होकर ताली बजाने लगी। एमसी हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल करता है। उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान का आइडिया है, लेकिन फिर भी वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि सिस्टम ने सिर्फ उसे नहलाने पर इतनी जबरदस्त स्किल्स क्यों दे दी। फिर भी उसके मन में टेंशन है कि कहीं ये पावर दुश्मन को हराने के लिए काफी ना हो। भाई को परेशान देख लाल बालों वाली बहन पूछती है कि उसने प्लान के लिए किस तरह की जानकारी जुटाई है। तभी डेम्पसी बहुत ही कॉकी स्माइल मारते हुए अपना बड़ा सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है और उसने पता लगाया है कि दुश्मन रात 1 बजे सिटी में एक्टिव होगा। फिर सीन कट होकर दिखाता है कि एमसी ने खुद सुना था जब वो निशान वाला आदमी अपने दादाजी से कह रहा था कि 1 बजे रात के अटैक के लिए सब कुछ तैयार है। ये सुनते ही लाल बालों वाली बहन पूरी तरह हिल जाती है। वो घबराकर कहने लगती है कि वहीं तो उसके डिवाइन अवेकनिंग ग्रुप का बेस है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि कमांडर खतरे में है और बाकी सबको अटैक के बारे में वार्न करने के लिए बाहर भागने लगती है। लेकिन हमारा यंग हीरो उसे रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर थोड़ी सी अपनी बिजली वाली पावर इस्तेमाल करता है ताकि उसे पीछे खींच सके। फिर वो कहता है कि इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि उनके पास अभी भी टाइम है सबको बचाने का। दृढ़ नजर से वो कहता है कि उसने पहले ही जोकिन को हराने का प्लान बना लिया है। दोनों बहनें एक्साइटेड होकर पूछती हैं कि क्या सच में उसके पास पहले से कोई प्लान है। हमारा यंग हीरो तब झुककर धीरे धीरे अपना सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने लगता है। कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है कि उनके पास काफी टाइम है और आज रात ही वे जो चुंग को गिरा देंगे। दोनों बहनें सहमति में सिर हिलाती हैं, मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। रात शहर पर उतर आती है और पूरा चांद उस सीन को रोशन करता है जहां ऑपरेशन शुरू होने वाला है। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजने का इशारा करती है, जो बताती है कि अब एम्बुश का टाइम करीब है। ब्लैक गियर और मास्क पहने हुए तीनों भाई बहन मिशन स्टार्ट करने की तैयारी में जुट जाते हैं। हमारा हीरो ट्रायो फिर रूफटॉप से छलांग लगाता है और उनकी नाइट इन्फिल्ट्रेशन शुरू होती है। पूरा चांद बैकग्राउंड में चमक रहा है और वे रात के आसमान में उड़ते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। एक बिल्डिंग की तरफ उतरते हुए उनमें से कोई रिपोर्ट करता है कि उन्हें एक सिग्नल मिला है और टारगेट वहीं मौजूद है। सफेद बालों वाली बहन अपने पोमेग्रानेट ग्रुप के साथियों को शुक्रिया कहती है, जिन्होंने उनका थोड़ा टाइम बचा दिया। नीचे देखते हुए वे उस बिल्डिंग को नोटिस करते हैं जहां से रोशनी निकल रही है, जो दुश्मन की लोकेशन को कंफर्म करती है। बिल्डिंग की साइड से फुर्ती से आगे बढ़ते हुए तीनों चुपके से अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं। फिर वे एक दीवार के पीछे झुककर दूर से दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। रूफटॉप पर एक आदमी अपने हाथ में एक स्टाफ पकड़े है जो लाल एनर्जी से चमक रहा है।
बहनों में से एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एमसी तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि शांति रखो और पेशेंस दिखाओ। विलन फिर अपने स्टाफ में भारी मात्रा में पावर कंसंट्रेट करने लगता है। ऐसा करते ही हथियार से लाल बिजली कड़कने लगती है, जैसे वो उसकी पूरी एनर्जी अनलीश करने की तैयारी कर रहा हो। ये परफेक्ट मौका देखकर एमसी जोर से चिल्लाता है कि उसकी बहनें अभी अटैक करें। इतना सुनते ही लाल बालों वाली बहन जमीन पर मुक्का मारती है, जिससे फ्लोर से एक बड़ा सा कंक्रीट का टुकड़ा उखड़ जाता है। वो पूरी ताकत से उस स्लैब को दुश्मन की ओर फेंक देती है। वो आदमी आसानी से अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन पत्थर फिर भी उसके चेहरे को छूकर निकल जाता है। उस झटके का असर उसे एक पल के लिए सुन्न कर देता है। सरप्राइज अटैक से गुस्से में वो चिल्लाता है कि कौन है जो उस पर वार करने की हिम्मत करता है। फिर उसकी नजर उस दीवार में बने छेद पर जाती है जहां प्रोजेक्टाइल टकराया था। उसी पल दूसरी बहन उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर दुश्मन का स्टाफ छीन लेती है। यह समझते ही विलेन गुस्से से पीछे मुड़ता है और लड़की पर अटैक करने की तैयारी करता है। फिर वो अपनी डिवाइन विप एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपनी बाह को ट्रांसफॉर्म करके वार करता है। उसकी लंबी हुई बाह बिजली की तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो अपने पैर से वार को डिफ्लेक्ट कर देती है और स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर वॉल्ट कर जाती है। इतना कहकर बहन पूरी ताकत से उस हथियार को दुश्मन से दूर फेंक देती है। दुश्मन मुड़कर देखता है कि स्टाफ हवा में उड़ रहा है। विलन तुरंत अपनी डिवाइन विप एबिलिटी का इस्तेमाल करता है ताकि हथियार वापस पा सके। अचानक एक पीली बिजली जबरदस्त ताकत के साथ उसकी ओर आती है। वो आदमी घबरा जाता है, समझ जाता है कि अब इस अटैक से बचना नामुमकिन है। फिर बिजली सीधा उसे हिट करती है और एक जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। नतीजा देखकर एमसी अपनी बहन से कहता है कि उन्होंने उसे क्लीन हिट किया है, लेकिन तभी दुश्मन धुएं से बाहर निकलता है। उसका हाथ पूरी तरह झुलसा हुआ है और गुस्से में चीखते हुए उन्हें घूरता है। एमसी और उसकी बहन ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो अटैक झेलकर भी बच गया। विलन धमकी देता है कि वो उन्हें इस दिन के लिए पछतावा करवाएगा जिस दिन वे पैदा हुए थे। बिना एक पल गंवाए वो ट्रायो की तरफ छलांग लगाता है, पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। हमारा यंग हीरो तुरंत पीछे की ओर स्लाइड करता है और चिल्लाता है कि उसकी बहनें प्लान बी पर स्विच करें। दुश्मन का हथियार पकड़े हुई सफेद बालों वाली बहन अगले मूव के लिए खुद को तैयार करती है। वो स्टाफ को जबरदस्त ताकत से घुमाती है प्लान के अगले हिस्से की तैयारी में। उसी पल वो स्टाफ अपने भाई की तरफ फेंक देती है। एमसी सही टाइम पर स्टाफ को कैच कर लेता है, ठीक उसी वक्त जब लाल बालों वाली बहन और विलेन आमने सामने खड़े होकर अपनी कॉम्बैट ऑनरस अनलीश करते हैं। लड़की उस आदमी की ताकत से टक्कर लेने लगती है और उसके साथ बराबरी से लड़ती है। वो आदमी लड़की की ताकत देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये बच्चे इतने छोटे होकर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्वांग बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना लाल सेप्टर निकालता है और एक बहुत ही ताकतवर स्किल तैयार करता है। फिर वो छोटा बच्चा आसमान से एक विशाल बिजली का बोल्ट बुलाता है जो जबरदस्त और तबाही मचाने वाली एनर्जी से चमक रहा था। गद्दार को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और सोचता है ये अजीब स्किल आखिर है क्या। उसी वक्त आसमान में एक लाल पोर्टल फटकर खुल जाता है और उसमें से शैतानी पंजे बाहर आने लगते हैं। लड़का खतरे को पहचान लेता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना देर हो जाएगी। तभी क्वांग उस लड़की को धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके ठीक बाद हमारा हीरो एक बेबी बोतल फेंकता है जो सीधे गुंडों की तरफ उड़ जाती है। आदमी बोतल को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो टकराते ही फट जाती है और पूरा दूध उस पर गिर जाता है। क्युओंग बस हैरान रह जाता है कि आखिर उस पर बेबी बोतल से अटैक क्यों किया गया। तभी एक लाल जानवर प्रकट होता है और विलेन हंसते हुए कहता है कि इन सब ने मिलकर उसका मिशन पूरा करने में मदद कर दी, जैसे मूर्ख। लेकिन आसमान में एक पीली रोशनी चमकने लगती है और गद्दार ऊपर देखकर हैरान हो जाता है। अचानक एक सुनहरी ऊर्जा की किरण उड़ती हुई आती है और उस जानवर को लगती है जिसने अभी अभी क्वांग को काटा था, लेकिन क्वांग आसानी से उस जानवर को झटक देता है। क्वांग कहता है कि चूंकि इन लोगों ने उसका मिशन पूरा करने में मदद कर दी है, अब वो निकल रहा है। तभी आदमी को एहसास होता है कि वो सीधे जाल में फंस चुका है, क्योंकि नीली ऊर्जा के तीर उसकी तरफ उड़ने लगते हैं। साथ ही लाल भेड़ियों का झुंड भी उसकी ओर चार्ज कर देता है। गद्दार ताना मारता है कि क्या इन्हें सच में लगता है कि ये सब उसे रोक पाएगा। इतना कहते ही भेड़िए उस पर झपट पड़ते हैं जब वो ऊर्जा के तीरों से बचने में व्यस्त होता है। हमारा हीरो बस खड़ा होकर देखता रहता है जबकि गुंडा उस पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ता है। दोनों लड़कियां घबरा कर देख रही होती हैं। क्वांग तेजी से दौड़ता है हमारे लड़के पर अटैक करने के लिए। उसके पीछे पीछे भेड़िए भी उसी दिशा में भागते हैं। दुश्मन हंसता है और कहता है कि यह बच्चा इतनी घटिया ट्रिक से उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। क्वांग ने झुंड को सीधे हमारे लड़के की तरफ खींच लिया था। लड़कियां चिल्लाकर अपने भाई के लिए रोती हैं जिसे भेड़िए मार डालने वाले होते हैं,
लेकिन हमारा हीरो चिल्लाकर कहता है कि वे पास मत आईं और लड़ाई से दूर रहें। गद्दार हैरान हो जाता है जब वो लड़के की आवाज सुनता है, सोचता है कि ये आवाज उसने पहले कहाँ सुनी है। वो मुड़कर उस छोटे बच्चे को देखता है और उसकी पहचान करने की कोशिश करता है, और तभी वो चौंक जाता है जब उसे आखिरकार याद आता है कि ये आवाज किसकी है। उसी वक्त भेड़िए लड़के को छोड़कर सीधे कुआंग पर झपट पड़ते हैं। कुआंग चिल्लाता है कि आखिर भेड़िए सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़े हैं और लड़के पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। फिर कुआंग बैंगनी ऊर्जा की शील्ड बनाता है ताकि खुद को भेड़ियों से बचा सके। भेड़िए लगातार अटैक करते हैं और वो डिफेंड करता रहता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और हालात बिगड़ते जाते हैं। आखिरकार मॉन्स्टर्स उसे खत्म कर ही देते हैं। छोटा मेन कैरेक्टर जमीन से अपना सेप्टर खींच लेता है। आसमान की लाल बिजली गायब हो जाती है और जमीन पर बस कॉन्ग के अवशेष रह जाते हैं, जिन्हें भेड़िए साफ कर देते हैं। दोनों बहनें घबराई हुई दौड़कर आती हैं और अपने भाई को पुकारती हैं, जो पूरी तरह थका हुआ है। उसी वक्त लाल भेड़ियों का झुंड अपना ध्यान हमारे लड़के की ओर कर देता है। दोनों लड़कियां तुरंत छोटे भाई के आगे कूदकर उसे बचाने खड़ी हो जाती हैं। वे अपने भाई से कहती हैं कि अब बाकी का काम उन पर छोड़ दे। लाल कपड़े वाली बहन जोश से चिल्लाकर उप कप्तान को पुकारती है, जो अभी अभी मदद के लिए पहुंचते हैं। ऊपर से बैंगनी बालों वाली एक औरत अपनी टीम के साथ नीचे उतरती है, पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। हमारा लड़का राहत की सांस लेकर कहता है कि मिशन पूरा हो गया है और अब वे आखिरकार घर जा सकते हैं। अगले दिन एक शानदार हवेली में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। दादाजी गुस्से में खड़े होते हैं, जबकि एक आदमी घुटनों के बल झुका होता है। नौकर रोते हुए हमारे लड़के के दादाजी से माफी मांगता है, कहता है कि वो अपने फर्ज निभाने में नाकाम रहा। बॉस गुस्से से चिल्लाता है कि जोचिंग ने नाजुक वक्त पर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। बटलर मास्टर से शांत रहने को कहता है और वादा करता है कि वो सब कुछ जांचकर सही जवाब देगा। कांपते हाथों से बूढ़ा आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन अभी भी बेहद गुस्से में है। मास्टर कहता है कि लू परिवार उसके बेटे के गिरने का बदला लेगा और वो गद्दार को कभी माफ नहीं करेगा। नौकर बॉस को धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा ये पता लगाने की कि हमले के पीछे कौन है। उसी समय एक औरत दरवाजा खोलती है और उस बटलर को पुकारती है, जो अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। हमारे लड़के की माँ शिकायत करती है कि बच्चा पहले से ज्यादा भूखा है और उसकी तो शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग थी। दादाजी हंसते हैं और कहते हैं कि ये नॉर्मल है, क्योंकि वो बढ़ता हुआ लड़का है। वो आगे कहते हैं कि ये छोटा बच्चा दोनों परिवारों के भविष्य की उम्मीद है। दादाजी फिर बताते हैं कि कुछ परिवारों ने बच्चे के लिए शादी का रिश्ता भेजा है। माँ हैरान होकर पूछती है कि उसका बेटा इतनी जल्दी बाकी परिवारों में इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दादाजी समझाते हैं कि लड़के की शोहरत फैल चुकी है और अब उसे इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा। मुख्य किरदार हैरान रह जाता है, सोचता है कि ये कैसी अजीब शादी की प्लानिंग है। दोनों लड़कियां ये बातें सुन लेती हैं और अपने भाई की सगाई की खबर से दंग रह जाती हैं। छोटा लड़का आंखें बंद करके सिर हिलाता है, मानो ये कन्फर्म कर रहा हो कि जो उन्होंने सुना वही सच है। बहनें उसके शादी की खबर से खुश नहीं होती। सफेद बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वो उन बुरे लोगों की औलाद से शादी करने वाला है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और उसे वैसे भी वो बिगड़े हुए बच्चे पसंद नहीं। बहनें राहत की सांस लेती हैं और उसके वादे से खुश हो जाती हैं। बाहर रईस परिवार हवेली में सगाई के तोहफे लेकर पहुंचते हैं। बटलर तैयारियों को संभालता है और सबको ऑर्डर देता है कि इवेंट परफेक्ट होना चाहिए। मुख्य किरदार की माँ दादाजी से शिकायत करती है कि बटलर अकेले ही सब मैनेज कर सकता था। हेड दादाजी कहते हैं कि उनका अपना निकम्मा बेटा ये सब नहीं संभाल सकता, इसलिए बहू को सीखना होगा कि घर की मुखिया कैसे बनना है। उसी वक्त एक नौकरानी तेजी से बटलर की तरफ दौड़ती है। जवान औरत नौकर के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। बटलर फिर जल्दी से दादाजी के पास पहुंचता है, जो कुर्सी पर बैठे होते हैं। नौकर उनके कान में वो खबर बताता है जो उसने अभी पता लगाई है। दादाजी का चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हो जाता है। फिर वो खड़े होते हैं और अपनी बहू को अंदर बुलाकर सगाई की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहते हैं। औरत लड़के को गोद में लिए हुए कमरे में दाखिल होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।